चीजों को एक साथ लेकर चलना है। चलिए करंट अफेयर से हम लोग शुरू करते हैं। करंट अफेयर्स में हमें जो स्ट्रैटेजी बनानी है अब से लेकर 4 महीने तक, 4 मंथ, हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में जाना है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव? क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है कि हम बहुत बड़े रीजन की तरफ जाएंगे, हम क्यों पढ़ रहे हैं चीजों को और कैसे हम इसको पकड़ेंगे। जब मैं करंट अफेयर्स की बात करता हूं, फोकस ऑन देयर, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। जब हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं तब एक्चुअली में हम सबसे डायनामिक पार्ट पर मूवमेंट कर रहे हैं। उस दिन भी मैंने बताया था कि करंट अफेयर्स कहां, ज्योग्राफी में भी करंट अफेयर्स हो सकता है, एग्जैक्टली आप इकोनॉमिक्स में भी करंट अफेयर्स है, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट में भी आपका जो है वो करंट अफेयर्स है, साइंस भी आपका जो डायनामिक पोर्शन, इस बार सारे क्वेश्चन जो है वो साइंस रिपोर्टर से आए थे, ऑल आर द डायनामिक पोर्शन, सब करंट अफेयर्स से था। जितना भी क्वेश्चन आया था, चाहे जी का आया हो, चाहे स्ट्रिंग का क्वेश्चन आया हो, चाहे वो आपका डार्क मैटर से रिलेटेड क्वेश्चन रहा हो, कुछ भी जितना भी है सारा का सारा, ग्रेविटेशनल वेव्स का जो क्वेश्चन था सब कुछ करंट अफेयर्स से था टोटल, राइट। अगर हम बात करेंगे इकोनॉमिक, एनवायरमेंट, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, ये सारा का सारा जो पार्ट आ रहा है, यानी सब्जेक्ट्स जो आप बेसिक्स पढ़ते हो उसका मेजर पोर्शन, मेजर मतलब मैं 60% की बात कर रहा हूं, 60 to 70%। अब साइंस का जितना भी 1 to 100% जितना भी क्वेश्चन इस बार स्ट्राइक किया था सब करंट से था। कोई भी अगर आप देखोगे इसमें ब्लड रिलेशनशिप का कोई क्वेश्चन नहीं था, वो प्राचीन जमाने में कि भैया फलाने रसायन का सूत्र क्या होता है, कोई इस तरह का क्वेश्चन आपको नहीं दिखाई पड़ा होगा। एवरी क्वेश्चन फ्रॉम डायनामिक पर्सपेक्टिव, ठीक है। इकोनॉमिक्स में भी जितने क्वेश्चन आए थे वो सारे के सारे चर्चा में थे, ठीक है, कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में वो आए थे और उनका एक खास पर्पस था। पहला ऑप्शन क्या था कि भाई इंडिया का जो है वो आफ्टर ग्लोबलाइजेशन टैक्स टू जीडीपी, जो टैक्स जो है कलेक्शन वो बढ़ता चला गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था सेकेंड स्टेज में कि भाई जो फिजिकल डिफिसिट है वो लगातार बढ़ता चला गया। ये सब सर्वे और जितना भी करंट से था, बजट में गवर्नमेंट ने डॉक्यूमेंट दिया था सारा का सारा कि भाई बार बार अरुण जेटली साहब कह रहे हैं कि हमें आज हमने जीएसटी लागू कर लिया, हमें ज्यादा से ज्यादा टैक्स कलेक्ट करना है, क्योंकि हमारे पास टैक्स कलेक्ट नहीं होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें गैप है वो हमारा पूरा ही नहीं होगा, राइट। तो जितने भी आप सब्जेक्ट्स देख रहे हो इसका जो डायनामिक पोर्शन है वो करंट अफेयर्स है। दैट मीन्स इफ मैं मिनिमम पे जाऊंगा तो 60% मिनिमम पे अगर मैं जाऊंगा ऑफ सिलेबस, वट एवर यू आर लर्निंग इन योर इंस्टीट्यूशन, आप डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से आए हो, अलग अलग जगह से पढ़ के आए हो, अलग अलग आपका बैकग्राउंड है, आप में से कई लोग अटेम्प्ट कर चुके हो, किसी को अटेम्प्ट करना है, ठीक है, कोई बिल्कुल दरवाजे पर पहुंचकर किसी का सिलेक्शन रुक रहा है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट 50 मीन्स आपको 3-4 क्वेश्चन और होते, आप इस बार मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे होते। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो छोटे मोटे दायरे हमें फंसा रहे हैं वो इसकी वजह से फंसा रहे हैं। मैं मिनिमम की बात करूंगा तो 60% सिलेबस हमारा करंट अफेयर से जा रहा है मिनिमम, और अगर ये डायनामिक मूवमेंट कर गया तो ये और ज्यादा जाएगा। अब हम देखते हैं कि हमें पढ़ना कैसे। लास्ट ईयर जो हमारा पीटी का था और इस बार बहुत लोग रो रहे हैं कि भाई करंट नहीं है, किसी ने ये तक कहा कि करंट नहीं आई है। करंट का जो सिनेरियो है वो इस पैनल में चेंज हो गया। मैं बार बार कह रहा हूं कि हमें स्टैटोडायनामिक्स पढ़ना है। अगर हम इस मेथड्स को, ये मैं आज नहीं कह रहा हूं, अगर आप मेरा यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो मैंने 2 साल पहले एक वीडियो डाला था, 2 years बिफोर, आप जाइए और प्लेलिस्ट में चेक करिए, 2 साल पहले मैंने वीडियो डाला था जब आप शायद करंट के बारे में जानते भी नहीं होंगे, तब मैंने स्टैटोडायनामिक्स के बारे में बोला था कि ये है आने वाले टाइम का सिनेरियो। 2 साल पहले का वीडियो आप जाकर उसको चेक कर सकते हो, ये आने वाले टाइम का सिनेरियो। स्टैटोडायनामिक्स का मतलब होता है कि आप न सिर्फ करंट को कवर कर रहे हो जो चल रहा है, राइट, इसके पीछे आप डिग करोगे इंफॉर्मेशंस को, राइट, इसको कहते हैं एक लिंक, आपको ब्रिज बनाना है। आप इसके पीछे जाओगे और इनके कारणों की जांच करोगे। इसके आपको जो है बहुत बड़ा चैलेंज आपके सामने खड़ा हो जाता है। इसकी वजह से जो आपका कैंडिडेट है अब उसको रटा रटाया किसी और का प्रिपेयर किया हुआ मटेरियल उसके लिए काम नहीं आएगा, बिल्कुल क्लियर बता दे रहे हैं। वहां पर उसको हर समय बिल्कुल जिसे कहते हैं ना पंजे के बल खड़े होकर अपनी तैयारी करना, उस तरह का सिस्टम उसके सामने आ जाएगा स्टैटोडायनामिक्स में। कुछ भी चल रहा हो, आज की डेट में कुछ चल रहा हो, फार्मर सुसाइड, छोटा सा मुद्दा है, परसों 4 और किसानों ने आत्महत्या कर ली, महाराष्ट्र ईपी सेंटर में कन्वर्ट हो चुका है फार्मर सुसाइड के रूप में, वो एक जिसे कहते हैं कि किसानों की आत्महत्या का अधिकेंद्र के रूप में उसने अपने आप को परिवर्तित कर लिया है। आखिर इसके पीछे के कारण क्या होंगे? आप कितने फैक्ट याद करोगे फार्मर सुसाइड को लेकर, कितनी आत्महत्या है जो आप उसको समझोगे? इसके पीछे जब आप खोजना शुरू करोगे तो आप पाओगे 1, 2, 3, 4, 5, जाने कितने रीजन। और आपको इसका अप्रोच बता दूं, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3
तीनों पेपर में ये जो है एग्रीकल्चर आपका एक बहुत बड़ा इश्यू क्रिएट करता है। पेपर 1 में जो सोशल इश्यूज के साथ है, ये पॉलिटिकल इश्यू भी है और ये इकोनॉमिक इश्यू भी है, तीनों के तीनों, और ये साइंटिफिक भी है। तो तीनों पेपर में ये अपने आप को लाई करता है और इसके कम से कम 17 से अधिक डायमेंशन है। पढ़िए आपको जितना पढ़ना है, 17 से अधिक डायमेंशन केवल इसी के। इसको वही स्टूडेंट अच्छी तरह से कर पाएगा जो इस करंट सिनेरियो को उसके पीछे जाकर डिग करता है। अब आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आना चाहिए, फार्मर सुसाइड क्यों हो रही है? आप कहेंगे साहब किसानों को जो है कर्ज नहीं मिल पा रहा है। उठाकर बैंकिंग डाटा देखिए, गवर्नमेंट बैंक के ऊपर ऑब्लिगेशन है 40% पीरियोडिक सेक्टर लेंडिंग करनी है उसको, 18% उसको अपने टोटल बैंक क्रेडिट का जो है वो किसानों को देना है, सीमांत किसानों को देना है। आपने जनधन अकाउंट खोले, आपने फाइनेंशियल इंक्लूजन करने की बात कही, लेकिन आप उठाकर देखिए जैसे जैसे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती जा रही है, किसानों की आत्महत्या बढ़ती जा रही है। इसका मतलब इसकी सिचुएशंस को, आपको इस कारण को जानने के लिए आपको और गहराई तक जाना पड़ेगा। सरकार क्या कह रही है कि हम किसान को साहूकारों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसे आंकड़े दूंगा, एक ऐसा तथ्य दूंगा आप लोगों को जिसमें आप लोग परेशान हो जाएंगे कि जो सरकार कह रही है एक्चुअली उससे उल्टा हो रहा है, और जो साहूकार और मनी लेंडर्स हैं वो एक नए रूप में सामने आ रहे हैं। इवन केवल महाराष्ट्र में 42.8% से ज्यादा जो है वो प्राइवेट मनी लेंडिंग बढ़ गई मात्र एक साल में। 324 करोड़ रुपए एक साल में अतिरिक्त प्राइवेट मनी लेंडर्स द्वारा दिए गए, और ये उनकी मौतों का सबसे बड़ा कारण है। तो वेयर इज द फेलियर, रीजन कहां पर है? तो आपको एक्चुअली में कारणों की जांच करनी पड़ेगी। मैंने कहा था ना, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ता है हमें जब हम करंट अफेयर्स की तरफ जाते हैं। इसका मतलब है कि पूरे टाइम, चाहे आप जितने भी समय तक मेरे साथ जुड़े रहो, मेंस के लिए, पीटी के लिए, नेक्स्ट ईयर, आपको कुछ बना बनाया नहीं मिलेगा। आपको लगातार इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, आपको जुड़े रहना पड़ेगा, आपको मेरे साथ डिस्कशन करना पड़ेगा। यही इसका सबसे चैलेंजिंग पार्ट होता है। अगर आप ये सोचोगे कि मैं कुछ आपको लिखा दूं और आप केवल लिखकर जो आप सोचोगे कि बहुत कुछ हो गया, तो हमेशा उसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स आते रहने, हमेशा आएंगे, कुछ नया उसमें हमेशा रहेगा। ये सारे के सारे टॉपिक गतिशील, तो आपको कभी आराम नहीं मिलेगा कि आप इसको लिखो और सोचो कि अब इतिहास और भूगोल की तरह इसका सिलेबस होगा और हम चलेंगे। तो इसका मतलब ये ओपन फील्ड है, आपको रन करते रहना पड़ेगा और बहुत दूर तक जाना पड़ेगा। और यही कारण है कि यूपीएससी जो है वो स्टैटिक पोर्शन से डायनेमिक पोर्शन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसमें तुम्हें फर्क क्या पता चल जाएगा? जो स्टूडेंट रटकर बैठा हुआ है या जिसकी बुद्धि रटंती विद्या वाली है, वो धीरे धीरे क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस से बाहर हो जाएगा। और जो वाकई में नेचुरल रीडिंग करके आया है, जिसकी स्कूलिंग अच्छी है, जो शुरुआत से ही इस एटीट्यूड के साथ है कि भाई 12th के बाद से ही मैंने अपना फोकस कर लिया कि मेरे को यूपीएससी में जाना है, वो अपने आप को एडवांटेज पा रहा है। जिसको न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट है, जिसको एक्चुअल मटेरियल पढ़ने की हैबिट है, वो इसके साथ बहुत ईजिली चला जाएगा। ये वहीं पर फर्क पैदा हो जाएगा। अच्छी थिंकिंग के बच्चे इसमें अंदर आ पाएंगे, जो क्रिटिकल थिंकिंग के साथ। ये रही हमारी पहली बात। तो अगर मैं इस करंट अफेयर्स को स्टैटोडायनेमिक्स के साथ पढ़ूंगा तो मैं अपना मेजर पोर्शन ऑफ दिस सिलेबस में कवर कर ले जाऊंगा, मेजर पोर्शन। और अगर मैं इसको केवल घटनाओं के रूप में पढ़ूंगा तो अंत में डाटा तो बहुत कलेक्ट होगा लेकिन हमारे काम नहीं आएगा। इस बार क्या आप ऑप्शन देखेंगे, बहुत ही गहरा उन्होंने डिक किया था, ठीक है। एक एक क्वेश्चन में मल्टीपल अप्रोचेस, साइंस भी उसी में था, सोसाइटी भी उसी में थी, पॉलिसी भी उसी में थी, सब कुछ था। तो इसको करने के लिए आपको स्टैटोडायनेमिक्स जाना पड़ेगा। स्टैटोडायनेमिक्स के लिए हमें करंट के साथ साथ इन सब्जेक्ट का बेस भी लेना पड़ेगा। ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है। मतलब आप ये सोचो कि क्विक कुछ निकल आएगा तो हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा। समटाइम ये कभी कभी बड़ा बोरिंग सा हो जाता है, ये मैं पहले आपको खतरे बता दे रहा हूं। ये बोरिंग भी हो जाता है कि हमें पॉलिटी के बेस में जाना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऐसा किया है तो इसके पीछे मुझे उसका बेस पता होना चाहिए कि क्यों किया गया। इस बार आप क्वेश्चन देखो, तुम्हें सारे क्वेश्चन वैसे ही मिलेंगे कि भैया वोटिंग राइट कौन सा राइट है, इलेक्शन कमीशन किस प्रकार का संगठन है। 4 ऑप्शन आपके सामने थे कि नहीं थे? प्रीएम्बल बनाते समय क्या चीज उनके दिमाग में थी। इस तरह के क्वेश्चन बिखरे पड़े थे एग्जाम में। तो वही आपसे चाह रहे हैं कि आप बेसिक इंफॉर्मेशन डिग करो, ठीक है। तो शुरुआत हम अपना जो पहला टाइम रहेगा, हम अपने आप को ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में लेकर जाएंगे। अब अगर दूसरी बात करें, यहां तक हमारी पहली बात रही कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, और अगर हम इसको सही ढंग से पकड़ लें तो यूपीएससी का अकेले सबसे बड़ा सिलेबस इसको कवर करने की औकात ये रखता है अगर हम इसको स्टैटोडायनेमिक्स मेथड में पढ़ाई करें तो, ठीक है। यानी कि जो करंट में चल रहा है उसको बैकवर्ड जाकर उसको आपको लिंक करना है। अब ये बैकवर्ड आपको 1 साल पुराना भी जा सकता है, 2 साल पुराना भी जा सकता है, या 3 साल पुराना भी जा सकता है। ये मत कहना कि सर साल भर का करंट पढ़ना काफी रहेगा क्या, क्योंकि अगर इस बार का पेपर उठाकर देख लो और मैं तुम्हें सोर्सेज बताऊं तो मैक्सिमम क्वेश्चन पिछले साल मार्च से आए हुए हैं, अप्रैल से आए हुए हैं।
जबकि अगस्त में पेपर हुआ था, तो आपने पढ़ाई कब शुरू की थी? ज्यादातर लोग कहते थे कि अगला सितंबर से लेकर इस बार के मई तक का आप तैयारी करोगे। मैक्सिमम क्वेश्चन मार्च, अप्रैल और मई से पूछे गए, यानी उस साल के पीटी से पहले के क्वेश्चन। तो इसका मतलब है अब आपको डिग करना पड़ेगा 1.5 से 2 साल का इंफॉर्मेशन। ब्रॉडर सेक्शन है, चैलेंजिंग पार्ट है, लेकिन अगर ये इतना बड़ा पार्ट है तो इसके बिना आप ये भी समझ लो कि अब एंट्री आपकी मुश्किल या लगभग नामुमकिन है। इसको आपको कवर करना पड़ेगा। डन? चलो, अब अगर एक बात ये रही कि ये इतना ब्रॉडर है और इतना ज्यादा फैला हुआ है, तो हाउ कैन यू मैनेज दिस? मैनेज कैसे करोगे इसको? आज मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहा हूं। राइट, हम करंट अफेयर्स में अपनी इफिशिएंसी बनाते कैसे हैं, और जिन चीजों को मैं आपसे बताऊंगा कोशिश करो कि उनको समझने की, आप जो है उसको अपने साथ लाने की। एक्चुअली में ये मकड़ी के जाल की तरह है करंट अफेयर्स कुछ, और मकड़ी के जाल में हम पहले जो है वो कैसे फंसाते हैं, मैं क्वेश्चन कैसे फंसाता हूं। राइट, तो मकड़ी के जाल में जो है एक जाल बड़े प्यार से बुना जाता है लंबे समय तक, और फिर क्या होता है उसमें आपको जो भी जिसको टारगेट करना है उसको फंसाना होता है। यूपीएससी में जो करंट अफेयर्स है कुछ थीम्स पे डिसाइड करता है, ठीक है। वो थीम्स जो पूरे साल में या 2 साल में जिसने भारतीय जनमानस को, इंडियन इकोनॉमी को, इंडियन सोसाइटी को, इंडियन पॉलिटी को, किसी भी तरीके पे इंडियन साइंस को जो है वो प्रभावित किया, वो चीजें जिससे भारतीय जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में या बहुत बड़े सिस्टम पे प्रभावित हो रहे, इफेक्टेड हो रहे हैं। अगर हम उन थीम्स को पकड़ लें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में और उसके आसपास हम अगर पूरी अपनी बुनाई कर लें, तो करंट अफेयर्स हमारी पकड़ में आ जाएगा। सो मैंने कुछ थीम्स डिसाइड की हैं कि पहले आप इन थीम्स को समझिए। ये थीम्स अगर आपको समझ में आ गई कि हम कहां जा रहे हैं, तो उसमें हमें आगे चलकर इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, ठीक है। इंफॉर्मेशन फिल करनी होती है, और एक बार हमारी इंफॉर्मेशन फिल हो गई तो ये हमारा जो पूरा पजल है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। हम टुकड़े जोड़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ दैट पर्टिकुलर थीम जो इस पूरे साल भर में बहुत चर्चा में रहा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मुझे दिखाई पड़ रहा है 2016 से लेकर अभी तक जो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है, पहला लिखो, पहली थीम है, और आई विल डिस्कस ईच एंड व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और क्यों यहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। ये मेजर पिलर्स हैं, आप ये समझ लो कि ये वो खंबे हैं जिन पे तुम्हारी करंट अफेयर्स की इमारत टिकेगी। अब इसमें तुम्हें ईंटें जोड़नी है। तो हम कैसे मकान बनाते हैं? आपने कभी मकान बनते हुए देखा है? पहले पिलर्स डालते हैं कि नहीं डालते हैं, फिर पिलर्स के बीच में ईंटें और ईंटे के ऊपर प्लास्टर, ठीक है, वो हम बाद में करेंगे। तो फर्स्ट वी मेक अवर पिलर्स। पहला पिलर जो है जो बहुत ज्यादा चर्चा में रहा वो है रेलवे सेफ्टी। देखो, रेलवे सुरक्षा पहला टॉपिक, रेलवे सेफ्टी या रेलवे सुरक्षा। रेलवे सुरक्षा, राइट। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? रेलवे सेफ्टी में अगर हम बात करेंगे रेलवे सुरक्षा को लेकर, तो यहां हम ये देखते हैं कि लगातार ट्रेन एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने पहला स्टेप क्या उठाया? अब हम ब्रिक्स जोड़ेंगे। पहला स्टेप हमने उठाया रेलवे बजट को जो जनरल बजट है उसके साथ हमने क्या किया? मर्ज कर दिया। वाई? पहले चीज तो ये वाई। पहला, इससे क्या फायदे हुए, इससे क्या नुकसान हो सकते हैं? व्हाट इज द नीड ऑफ रेलवे? रेलवे की आवश्यकता क्या है? पहला क्वेश्चन लिखो, डिग द क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन पूछना सीखा जाता है। अगर करंट अफेयर्स में आपको मास्टरी करनी है तो क्वेश्चन पूछना पड़ेगा। रेलवे की नीड क्या है? दूसरा क्वेश्चन, व्हाई रेलवे इज सो मच इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी एंड सोसाइटी? भारतीय रेलवे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारतीय रेलवे अर्थव्यवस्था और समाज के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तीसरा, रेलवे सुरक्षा के संबंध में बनी हुई कमेटी, रेलवे सुरक्षा के संबंध में बनी हुई कमेटियां, कमेटी रिलेटेड टू रेलवे सेफ्टी, उनकी संस्तुतियां, देयर रिकमेंडेशंस,
और चुनौतियां, चैलेंजेस, ये 5 से 7 डायमेंशन हैं और चुनौतियां। मैं एक ओवरव्यू देता हूं, ध्यान से सुनो, मन करे तो पॉइंट आउट करना, आगे चलकर हम देखेंगे। सबसे बड़ी बात, रेलवे क्या है हमारी अर्थव्यवस्था और समाज के लिए। आपको पता है कि सबसे पहले जो रेलवे चली थी 1856 के आसपास, मुंबई टू ठाणे, राइट, और अंग्रेजों ने सबसे पहले ये रेलवे बिछाई और उस समय उनका एक पर्पस था कि भारतीय क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा पेनिट्रेशन करना और भारतीय माल को जो है वो विदेश लेकर जाना, इनका एक पर्पस था। धीरे धीरे हमारे जो राष्ट्रीय आंदोलन के नेता थे, उन्होंने रेलवे को एक जो है सामाजिक एकीकरण का, राजनीतिक एकीकरण का हथियार बना लिया और लोग जो है तेजी से एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। और जब जाने लगे तो जब एक क्षेत्र से दूसरी जगह जाना शुरू हुआ और बैरियर खत्म हुए तो राष्ट्रीय चेतना बनी। आगे चलकर कहा जाता है कि खासतौर पर महात्मा गांधी के आने के बाद से कि रेलवे जो है एक सामाजिक चेतना, राजनीतिक चेतना के हथियार के रूप में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, एक जो आपका पूरे देश में जोड़ना, जैसे वो चंपारण गए या फिर देश की अलग अलग क्षेत्रों में उन्होंने यात्रा की और आना जाने की वजह से विचारों का आदान प्रदान बहुत तेजी से होने लगा। जो हमारी भाषाई और क्षेत्रीय विविधता थी और एक जो जड़ता थी, ठीक है, लोग एक दूसरे से संवाद नहीं कर पाते थे, एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे, वो धीरे धीरे मिलने लगी, खत्म होने लगी। और जैसे जैसे ये क्षेत्रीयता खत्म होने लगी, जो एक राष्ट्रीय अपब्रिंगिंग होती है वो हमारी बढ़ने शुरू हुई। आगे चलकर इसी का फायदा हमें राष्ट्रीय आंदोलन में मिला। जब अंग्रेजों का शासन था तो रेलवे उनके बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। तो सन 1921 में एक्वर्ड कमेटी का गठन हुआ और उस समय के टोटल जो अंग्रेजों का बजट हुआ करता था भारत सरकार के लिए, वो 74% या 75% जो उसका हिस्सा था वो किसके लिए था? रेलवे के लिए था। तो वहां पर ये हुआ कि भाई रेलवे बजट को आम बजट से अलग कर दिया जाए, ठीक है, और 1924 में इसको लागू कर दिया गया। रेलवे एक अलग रूप से चलती रही और आजादी के बाद फिर से ये हमारी लाइफलाइन हो गई। आज भी हमें तेजी से एक जगह से दूसरी जगह आने जाने के लिए, माल भाड़े के लिए, इन सब के लिए हमें रेलवे जो है हमारी सबसे प्रमुख हिस्सेदारी निभाती है। दूसरा सबसे बड़ी बात, चाहे आपदा प्रबंधन हो, चाहे सरकार द्वारा कोई भी अगर सहायता पहुंचाई जानी हो, उसके लिए हम रेलवे का इस्तेमाल प्रमुखता से करते हैं। अभी आपने देखा जैसे कि लास्ट ईयर जो है लातूर में जब सूखा पड़ा तो जो हमने जलदूत के नाम से एक ट्रेन चलाई और हम सूखा प्रभावित क्षेत्र में क्या हुआ, एक ट्रेन को लेकर पहुंचे। हमने पानी 5 लाख लीटर पानी पर डे जो है भेजना शुरू किया। तो ये सब कुछ जो है वो बेसिकली रेलवे के माध्यम से किया जाता है। जब भी कोई आपदाएं आती हैं, हमारा जो सैनिक ट्रूप्स है, जो हमारा सेना है, वो किसके माध्यम से रन करती है? बहुत तेजी से रेलवे के माध्यम से रन करती है। बट पिछले कुछ सालों में कुछ अजीब सी घटनाएं हुई। विश्व जहां बुलेट ट्रेन पे पहुंच गया, हमारी रेलवे जो है वो स्टैग करने लगी, शुरू हो गई। ठीक है, हमारे सामने बड़ी मूलभूत चुनौतियां आई और उस चुनौती की जो शुरुआत है वो बेसिकली राजनीतिक कारणों से ज्यादा हुई। अक्सर ये देखा गया कि इस सरकार से पहले लगभग 30 सालों तक भारत में कोलिजन की गवर्नमेंट रही है, जिसे हम लोग कहते हैं मिलीजुली सरकारें, और उसमें मिलीजुली सरकारों में जो सबसे बड़ा दल हुआ करता था उसके ही नेता को रेलवे मंत्रालय दे दिया जाता था। और धीरे धीरे रेलवे जो अब जिस संसदीय क्षेत्र का होता था वहीं से 4 ट्रेनों की घोषणा कर दी। हर छोटे बड़े स्टेशन पर उसका बस चले तो राजधानी भी रुकवा लेता था। ठीक है, तो धीरे धीरे जो रेलवे को विकास की दौड़ में आगे जाना चाहिए था उससे पीछे चला गया। धीरे धीरे ऐसा हुआ कि हमारी डिमांड बढ़ने लगी, हमारी आवश्यकताएं बढ़ने लगी, लेकिन रेलवे उससे बहुत दूर रहा। रेलवे हमेशा राजनीति का एक जो है वो गढ़ बना रहा। किराया अगर जरा भी बढ़ा तो पता चला अनरेस्ट हो गया, बहुत ज्यादा बवाल मच गया। उसको फंड की जरूरत थी, फंड नहीं होने की वजह से पिछड़ता चला गया। धीरे धीरे जिस समय हम आजाद हुए थे, हमारे टोटल माल भाड़े में और परिवहन में 80% योगदान किसका था? रेलवे का था। 20% योगदान सड़क मार्ग था। अब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो चुकी है। अब 80% से 85% जो है वो अगर हिस्सेदारी देखी जाए तो सड़क मार्ग की है और 20% से भी कम हिस्सेदारी रेलवे की बची। ठीक है, आज जहां हमारा पड़ोसी देश 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से बुलेट ट्रेन चला रहा है, भारत में जो यात्री गाड़ी है उसकी औसत स्पीड केवल 43.3 किलोमीटर पर आवर है। यानी हम 43.3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल पा रहे हैं और माल भाड़ा जो है, हमारा जो मालगाड़ियां हैं, वो मात्र 35 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से मूवमेंट कर पा रहे हैं। इसकी वजह से हम जो है वो बहुत ज्यादा पिछड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि रेलवे हमारी लाइफलाइन है। अब सवाल यह था कि रेलवे को आगे लेकर जाना है। ठीक है भाई, क्या चाहिए आपको? नई पटरियां बिछानी है। दूसरा, रेलवे जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में डीजल की बहुत बड़ी उपभोक्ता है, बहुत बड़ी मात्रा में उसको डीजल की आवश्यकता होती है। तो जो इसको कहते हैं परिचालन कीमत,
ऑपरेटिंग रेशियो, इसकी वजह से जब विश्व, हम तेल तो हमारे यहाँ पैदा नहीं होता, हम बाहर से मंगाते हैं, तो हमारे उस पर क्या हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। दूसरा सबसे बड़ी बात, ये प्रदूषण का कारण बन रहा है। अब हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है ताकि रेलवे तेजी से चले। हमें नई पटरियां बिछानी है, मजबूत पटरियां बिछानी है, हमें रेलवे को साफ स्वच्छ करके रखना है, हमें वाईफाई देना है, हमें सब कुछ करना है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, फंड, और रेलवे के पास फंड नहीं है। क्योंकि रेलवे की जब बात आती है तो रेलवे देश का सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है विश्व में। 8वां सबसे बड़ा एम्प्लॉयर कौन है, रेलवे। और 7वें वेतन आयोग लगने के बाद इसके ऊपर बहुत ज्यादा भार बढ़ गया। अब सवाल यह है कि अभी तक तो हमारा जो कंसर्न था आजादी के 70 साल बाद, हमें रेलवे की पटरियां बिछानी है। आज भी हम नॉर्थ ईस्ट को रेलवे से पूरी तरीके से जोड़ नहीं पाए, जो हमारा पूर्वोत्तर है हम नहीं जोड़ पाए, ठीक है। हम पूरी तरीके से कश्मीर और पहाड़ी क्षेत्रों को नहीं जोड़ पाए हमारी एक ही पटरियों पर जाने कितनी गाड़ियां चल रही हैं। आज भी हम पूरे विद्युत तंत्र को इलेक्ट्रीफाई नहीं कर पाए, विद्युत तंत्र से नहीं जोड़ पाए कि हम इलेक्ट्रिक लाइनों से उसको चलाएं, डीजल पे ही हमारी निर्भरता है। अब हमें बहुत बड़ा निवेश चाहिए, ठीक है। तो सवाल है कि निवेश कैसे आएगा और क्यों आएगा, पहला कंसर्न। दूसरा कंसर्न ये है कि जब आप सब कुछ कर लीजिए, आप ट्रेनें चला लीजिए, सब कुछ चला लीजिए, आज सबसे बड़ा कंसर्न रेलवे सेफ्टी है, ठीक है। कि भाई आपके जो जीवन की सुरक्षा वो सुनिश्चित होनी चाहिए ना, और रेल हादसे लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। इसमें काकोदकर कमेटी बनाई गई, ठीक है। इन सब चीजों के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा। पहले एक ओवरव्यू तैयार कर लेते हैं, चुनौतियां कहां हैं। तो पहली चुनौती ये समझ में आई कि भाई रेलवे के लिए अलग बजट की आवश्यकता नहीं, जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि आज रेलवे हमारे कुल बजट का 7% से भी नीचे है, उससे बड़ा हमारा रक्षा बजट है। तो हमने पहली शर्त पे क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया। रेलवे को हर साल जो है वो डिविडेंड के रूप में 10,000 करोड़ रुपए देने पड़ते थे, वो उसका बच जाएगा। उसको बहुत बड़ी मात्रा में फंड की जरूरत है अगर वो आगे जाना चाहता है। आज उसको सभी ट्रेनों में बायो टॉयलेट्स लगाने हैं, आज पटरियों को बदलना है, इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, नए कोचेस लगाने हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बड़ी मात्रा में फंड की जरूरत पड़ेगी। तो हमारी पहली जरूरत क्या थी, पहले तो आप एक यूनिफाइड सिस्टम बनाइए, ठीक है। आपने यूनिफाइड सिस्टम बना दिया। अब सवाल है हमें रेलवे सेफ्टी की तरफ जाना है। आज भी हमारे जो है तमाम जो रेलवे क्रॉसिंग्स हैं वो अनमैन्ड है, तो आपने देखा होगा अक्सर हादसे होते रहते हैं। एंटी कोलिजन डिवाइसेस वो हमारे ट्रेनों में नहीं इंस्टॉल की गई है। अब काकोदकर कमेटी कहती है इसके लिए 1.72 लाख करोड़ रुपए चाहिए हमें एंटी कोलिजन डिवाइसेस के लिए। सवाल है कि रेलवे के पास इतना पैसा है नहीं। हमने क्या किया, रेलवे में 100% FDI कर दिया, किया कि नहीं किया, कि बोले यहां से नहीं आ पा रहा बाहर से आएगा, लेकिन कुल मिलाकर मात्र 8,000 करोड़ रुपए FDI में आए। वहीं आपका स्पेक्ट्रम जिस दिन बिकवाली हुई थी 4.32 लाख करोड़ रुपीस एक ही दिन में आ गए, और हम हर देश जा जाके मांगते रहे, लेकिन हमारे रेलवे में निवेश नहीं आया। इसका मतलब है कि रेलवे को जो है वो सरकार को ही ओवरऑल करना पड़ेगा, हमें बहुत आमूलचूल सुधार के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। अब हम जापान के साथ मिलकर क्या कर रहे हैं, डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर DFC, ठीक है। हम अलग माल भाड़ा, समर्पित माल भाड़ा गलियारा जिसे कहते हैं, वो हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो सबसे ऊपर कंसर्न है वो है रेलवे सेफ्टी, और इसको आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा। ये पहला वो कंसर्न है जो रेलवे, क्योंकि ये हमारी क्या है, परिवहन की जान है, और परिवहन के बिना आप आर्थिक विकास के जो है वो नहीं जोड़ सकते। आप अंदाजा लगाइए कि आज लगातार जो है वो हमारा जो विद्युत उत्पादन है वो कोयले के माध्यम से हो रहा है। अभी पहले ध्यान से सुनो इसको, कोयले के माध्यम से हो रहा है। कोयला किसके, कौन लेकर आता है, सबसे ज्यादा जो है उसका जो है परिवहन होता है वो ट्रेनों के माध्यम से होता है। अगर हमारे ट्रेनों का जाल पर्याप्त नहीं रहा तो फिर क्या होगा, उसकी जो ढुलाई है वो बहुत ज्यादा महंगी पड़ जाएगी, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगी पड़ेगी। उस दिन मैंने एक एग्जाम्पल लिया था कि देश में पंजाब से गेहूं मंगाना कनाडा से गेहूं मंगाने ज्यादा महंगा है। सोचिए, तो क्या करता है, व्यापारी बाहर से मंगा लेता है और हमारा किसान मरने के लिए मजबूर हो जाता है। किसकी वजह से, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉब्लम की वजह से, परिवहन न होने की वजह से। तो ये पहला कंसर्न है जिसको आपको आगे चलकर जो है करंट अफेयर्स में इसमें हमें डिस्कशन करना है, इसमें हमें पॉइंट जोड़ने हैं, चाहे इसके आर्ग्यूमेंट्स हो, चाहे काकोदकर कमेटी हो, चाहे भारत में बुलेट ट्रेन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, क्या क्या DFC क्या कर रहा है, जापान के साथ हमें कितना निवेश मिल रहा है, क्या टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट है, क्या हर प्रदेश में मेट्रो परियोजना आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, परिवहन क्या होता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसका क्या महत्व है, पूर्वोत्तर की चुनौतियां क्या है, कश्मीर की चुनौतियां क्या है, और हम इनको कैसे टेक्नोलॉजिकल इन्हेंसमेंट के द्वारा
पकड़ सकते हैं और इसको हम सही कर सकते हैं। तो पहला हमारा कंसर्न रहा रेलवे सेफ्टी, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर। सेकेंड लिखो, जो अपने आप में भानुमति का पिटारा है, राइट। सेकेंड लिखो, बेसिक एमिनिटीज, राइट। गरीब तथा गरीबी रेखा से नीचे, गरीब तथा गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता। अंगेश देखना वो कौन मैडम है। मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता जैसे स्वास्थ्य सेवाएं। अब इसको सबके ऊपर मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखते जाओ। स्वास्थ्य सुविधाएं, हॉस्पिटल, सड़कें, बैठ जाना, सड़कें, विद्यालय, स्कूल्स, शौचालय, टॉयलेट्स, राइट, टॉयलेट्स। गेट रिलैक्स। अब ध्यान से सुनो, ये कहां से मुद्दा हो गया करंट अफेयर्स का? ये कौन सी बड़ी चीज है? ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते होंगे, पर शायद आपको नहीं मालूम कि अगर पेपर उठाकर देखोगे 30% क्वेश्चन खाली इसी से आता है। वाई गवर्नमेंट इज वर्किंग, गवर्नमेंट क्यों ये चीजें कर रही है, जरा देखते हैं। सबसे पहले जब मैंने बेसिक एमिनिटीज की, मूलभूत सुविधाएं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूलभूत सुविधाएं? What are the effects? Why they are important? महत्व क्या है? चलो शुरू करो। बहुत सुना होगा मूलभूत सुविधाओं के बारे में, कहां से शुरू करूं? बोलो, मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं, इनका महत्व क्या होता है? स्वास्थ्य, शिक्षा, शौचालय, पीने के लिए पानी, XYZ, ठीक है, सुना होगा इसको, भोजन। तो क्वेश्चन इज व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट, क्यों इनका महत्व क्या है? ये नहीं समझोगे तो आगे मामला साफ है। हाँ, जीने के लिए, व्यक्तिगत व सामाजिक विकास, व्यक्तिगत व सामाजिक विकास। और कुछ बताओ। अच्छी जीवन शैली के लिए, समृद्धि के लिए। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ समृद्धि? चलो, गुड। इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए एक्चुअली में जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, ठीक है, ये वो न्यूनतम, ये इससे जीवन समृद्ध हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। इससे आप जो है वो आपका जीवन जो है उसका वैल्यू हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी गारंटी नहीं है। मैंने क्या कहा, वर्ड ध्यान रखना, न्यूनतम। ये वो न्यूनतम आवश्यकता है। द वर्ड इज न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता मीन्स फॉर एज अ ह्यूमन बीइंग, आप एक मानव के रूप में आपको इतना चाहिए ही चाहिए, तब जो है वो मानव की गरिमा के अनुरूप आप जो है वो व्यवहार कर पाएंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इतना मिलेगा, 6 पैक ऐप हो जाएंगे, आप जो लग्जरी कारों में चलेंगे, ठीक है, आपका जो है वो बायोफ्लैश टॉयलेट्स लगे होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा वहां पे, ठीक है। ओनली थिंग्स इज ये आपकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, जिसमें आप मानव के रूप में गरिमामय, ये गरिमामय शब्द जो है वो आर्थिक समृद्धि से बिल्कुल अलग है। गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है। शब्दों के साथ खेलना शुरू करो। सिलेक्शन पाने वाले और ना पाने वाले के बीच में शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। ये गरिमामय है, ठीक है, मानव के रूप में गरिमामय जीवन के लिए आवश्यक है, राइट। एज ए ह्यूमन बीइंग, जैसे खुले में शौच की बात है,
इट इज नॉट डिग्निटी फॉर द ह्यूमन बीइंग। ठीक है, ये बिल्कुल भी जो है वो मानव के रूप में जो है वो डिग्निटी के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। यू डोंट हैव सैनिटेशन फैसिलिटी, स्वच्छता का आपके पास कुछ नहीं है, साफ पीने का पानी नहीं, गंदा पानी पी रहे हो तो क्या है, आप मानव के रूप में स्वच्छ पानी आपका अधिकार होना चाहिए था ना, 2 वक्त का भोजन आपको सम्मान पूर्वक मिलना चाहिए। ये कुछ भी हो, अगर आप बीमार पड़ते हैं मानव के रूप में तो आप ऐसा नहीं कि सड़क पे पड़े हुए मर जाएं, आपको वो मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। ये हमने अपने डीपीएसपी में ही निर्धारित कर दिया था। कल्याणकारी राज्य के रूप में जो हमने स्थापना का संकल्प लिया था, किसमें, डीपीएसपी में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, उसमें हमने यही बात कही थी। तो अब हम बात कर रहे हैं गरिमामय जीवन के लिए ये न्यूनतम आवश्यकताएं हैं, और इसका मतलब ये नहीं कि आप समृद्ध हो जाओगे, लेकिन ये आपके लिए आवश्यक है। अब इसका उपयोग करके आप अपने जीवन को आगे लेकर जा सकते हो। तो इतना आपको चाहिए ही चाहिए, देन यू कैन मेंटेन योर PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स, भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक, भौतिक गुणवत्ता जीवन सूचकांक PQLI, फिजिकल क्वालिटी लाइफ इंडेक्स। सो व्हाट गवर्नमेंट और सोसाइटी शुड डू, क्या करना चाहिए? अब हमें एक ऐसे हॉस्पिटल सिस्टम की आवश्यकता रहेगी जहां बिना किसी भेदभाव के उसको एक गुणवत्तापूर्ण जो है वो स्वास्थ्य की सुविधाएं मिले कि नहीं मिले। अब जब मैंने कहा मानव, अभी काम नहीं चला है, अभी जैसे ही मैंने कहा मानव, तोड़ दीजिए इसको, क्योंकि हम जैसे ही समाज की बात करते हैं, ध्यान रखना, जैसे ही आप समाज शब्द सुनिए तो आपका दिमाग जो है तुरंत उसको तोड़ने पर लग जाए कि समाज कौन? समाज में स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बच्चे, दिव्यांग, ट्रांसजेंडर्स, आप जब इनको बारीकी स्तर पर तोड़ोगे तभी आपको समाज समझ में आएगा, नहीं तो समाज आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इनकी आवश्यकताएं बिल्कुल अलग है। एक पुरुष की आवश्यकता और एक महिला की आवश्यकता दोनों डिफरेंशिएटेड है। एक दिव्यांग की और एक सबल की आवश्यकता अलग है। एक ट्रांसजेंडर और अन्य लिंग की आवश्यकताएं बिल्कुल अलग है। तो जब तक इनकी आवश्यकताओं के अनुरूप आप नहीं कार्य करोगे, नहीं समझोगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो जैसे हमने मानव कहा, मानव का मतलब है इनकी जो है समस्याएं बिल्कुल अलग अलग होंगी। अब हम सेकेंड स्टेज में इनको बारीकी से तोड़ेंगे। जब एक महिला होगी तो उसको प्रसव की जो है वो अवस्था से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि इस शारीरिक रूप से बायोलॉजिकल वे में केवल वही जो है वो गर्भावस्था से गुजर सकती है। तो उसके लिए एक अलग नियमावस्था बनानी पड़ेगी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमें अलग कानून बनाने पड़ेंगे, उनके लिए हमें अलग सहूलियत देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी। जब कोई व्यक्ति दिव्यांग होगा तो उसके लिए हमें अलग सहूलियत देनी पड़ेगी, उसके अधिकारों को अलग तरीके से सुरक्षित रखना पड़ेगा। तो जैसे हम पहुंचते हैं, अब हम इसको और बारीक तोड़ेंगे कि उनके अकॉर्डिंग हमें क्या करना पड़ेगा, उनके लिए हमें क्या लेकर आना पड़ेगा कि अपना वो मिनिमम जो है सिस्टम मेंटेन करें। और अब जरा ध्यान से इस सेकेंड पॉइंट को देखो, हम यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज बिल लेकर आ रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हमने आम आदमी बीमा योजना, मातृत्व सुरक्षा, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ठीक है, हमने ये सब लॉन्च किया था। क्यों? ताकि इसमें क्या था ना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन में क्या था कि भाई हम महिलाओं को, जो गांव के लोग हैं, पुरुषों को, हम एक स्वास्थ्य की सुविधा दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि भैया कुछ भी हो जाए तुम जो है अस्पताल में जाकर इतने का इलाज करा सकते हो। हमने जननी सुरक्षा योजना में क्या किया कि भाई एक संस्थागत प्रसव हम दे सके उसको, ठीक है, उसको हम चाहे कैश ऑन डिलीवरी, जो आप जब डिलीवरी होगी उसको कैश की सुविधा, पोस्ट डिलीवरी जो है हम उसको नगद की सुविधा। और अभी जो आपने जो है मातृत्व सुरक्षा योजना लॉन्च की कि 6,000 रुपए हम सीधे खाते में डालने। क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि इसकी ना होने की वजह से भाई आप जब इंस्टीट्यूशन डिलीवरी नहीं करा रहे हो तो क्या हो रहा है, भारत में मातृत्व मृत्यु दर यानी MMR की स्थिति बहुत विकट है। आसाम में 300 है, ये हालत है। बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों की स्थिति हमसे अच्छी है। तो जब ओवरऑल इंडेक्स निकाला जाता है तो हम कहां जाकर गिरते हैं? बहुत नीचे। और जब नीचे जाकर गिरते हैं तो वर्ल्ड बैंक भारत के विषय में एक बात कहता है, और वो कहता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति बड़ी विकट है। क्या विकट है? बोले भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत ऑर्थोडॉक्स अर्थव्यवस्था, पैराडॉक्स है इसमें, इकोनॉमिक पैराडॉक्स।
बोले जब हम इनकी आर्थिक समृद्धि देखते हैं तो इसमें विकसित देशों के गुण पाए जाते हैं, लेकिन जैसे हम इनके मानव सूचकांक की बात करते हैं तो इस भारत में जो है सारे लक्षण अल्प विकसित देशों के पाए जाते हैं। 42% बच्चे कुपोषण के शिकार, 30% से बड़ी आबादी जो है भारत की वो गरीबी रेखा से नीचे रहने को मजबूर। हमारा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे देशों से नीचे। आज हमारे कितने अधिक बच्चे जो है वो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी जन्म के समय ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका मतलब है, इसको इकोनॉमिक पैराडॉक्स कहते हैं। और दुनिया के जो है एक बहुत बड़ी अरबपतियों की आबादी भारत में रहती है, बहुत बड़ी आबादी भारत में रहती है। भारत ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है, कारों का एक बहुत बड़ा विक्रेता है, ठीक है, एक बहुत बड़ा बाजार है दुनिया भर की। यहां पर जो है वो सीडान कारें भी बिकती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा जो है वो एक उभरता हुआ बाजार है। सबसे ज्यादा मोबाइल फोन, स्मार्टफोन यहां खरीदे जाते हैं। हमारी जो ग्रोथ रेट है स्मार्टफोन की वो 67% है। और दूसरी तरफ आपके 42% आबादी का बच्चा जो है वो कुपोषण का शिकार है। दैट इज कॉल्ड इकोनॉमिक पैराडॉक्स। इसका मतलब यह बताता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में चीजें उतनी अच्छी नहीं है जैसी दिख रही हैं। सो वी हैव टू मेंटेन दिस बेसिक एमिनिटीज। अब सरकार को क्या करना पड़ेगा? हॉस्पिटल चेन्स लानी पड़ेगी, सबको सुविधाएं देनी पड़ेगी। आज आपको निर्मल भारत और इसके बाद स्वच्छ भारत अभियान चलाना पड़ा। आज आप 100% टॉयलेट्स फैसिलिटी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? क्योंकि खुले में शौच को क्या माना जा रहा है? मानवीय गरिमा के अनुरूप नहीं माना जा रहा है। आज आप कोई भी योजना या कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है, हर बार आप देखोगे 2 पेज किसके लिए डिवोटेड होते हैं? एक ही उसके लिए, स्वच्छ भारत अभियान। गवर्नमेंट का सबसे टॉप फ्लैगशिप प्रोग्राम है। आज सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आती है कि जब आपने राइट टू एजुकेशन में बच्चे और बच्चियों का नामांकन कराया, 25% सीटें आरक्षित की उनके लिए, तो उसमें बच्चियों का जो स्कूल छोड़ने की दर थी वो ज्यादा थी। जब कमेटी का गठन हुआ तो यह पता चला कि इन स्कूलों में टॉयलेट फैसिलिटी नहीं थी जहां पर आपने सरकारी स्कूलों में उन्हें लेकर गए, और उसकी वजह से ही उनको स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। सो दीज आर द। अब ये बताओ, स्कूल छोड़ देना पड़ा यानी कि ड्रॉप आउट हो गया। अगर वो बच्ची पढ़ जाती तो एक कुशल मानव संसाधन के रूप में उसके परिवर्तित होने की पूरी संभावना थी। किस वजह से उसने स्कूल छोड़ा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ बेसिक एमिनिटी, मूलभूत सुविधाएं न होने की वजह से, न होने की वजह से। अब आज हिंदू में एक छोटी सी न्यूज थी, चौथे पेज पे या तीसरे पेज पर न्यूज थी कि एक महिला को जो है वो जंगलों से लेकर जा रहे थे और प्रसव जो है उसको गाड़ी में हुआ क्योंकि शेरों ने घेर लिया। जाने ऐसी कितनी देश की महिलाएं हैं जिनके पास हमारे पास रोड कनेक्टिविटी नहीं है, और रोड कनेक्टिविटी ना होने की वजह से वो अपने अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाती और रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। हमारा किसान मंडी तक अपना अनाज लेकर नहीं जा सकता। बरसात का सीजन है और अभी आप गांव में जाकर देखिए इतना इतना पानी भरा होगा। हमारे पास सस्टेनेबल सड़कें नहीं है जो 12 महीने जो है जिन पर यातायात संभव हो सके। सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, लैक ऑफ बेसिक कम्युनिटीज जो है वो हमारे जीवन स्तर को बहुत पीछे लेकर जाती है। नतीजा क्या होगा? नतीजा केवल सामाजिक नहीं, सबसे बड़ा आर्थिक होगा, ठीक है, आर्थिक होगा। अब इस बेसिक कम्युनिटी में इनको कोई चीज पाने के लिए अपने आप को 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपने वेजेस से बाहर आना पड़ेगा, श्रम शक्ति से आप बाहर आ जाओगे। बीमार पड़ गए, अब आपको 20 किलोमीटर 40 किलोमीटर हॉस्पिटल है, आज आपको अपनी पूरी दिहाड़ी छोड़कर वहां पहुंचना पड़ेगा कि नहीं पहुंचना पड़ेगा? और जैसे ही आप, चूंकि दिहाड़ी मजदूर है तो आप 1 दिन काम करोगे तभी आपको वेजेस प्राप्त होगा। आप लेबर फोर्स से उस दिन के लिए क्या हुए? बाहर। इंपैक्ट क्या आएगा? उसकी और उसकी पूरी फैमिली पर। तो ये बहुत ही डीप इश्यू है। इसको आप जितना फैलाएंगे आपको पता चलेगा कि 30% पेपर केवल इसी में है। कि अब सवाल यह है कि जब पता चलेगा चैलेंज क्या है, अब यह सवाल है कि डीपीएसपी के अनुरूप या एक कल्याणकारी राज्य के रूप में सरकार को क्या क्या करना पड़ेगा। आप पहले से ही बताकर बैठोगे कि सरकार को ये करना पड़ेगा। देखो इस बार का क्वेश्चन विद्यांजलि वाला क्या था? विद्यांजलि कि भाई आपके यहाँ बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, बूढ़े हैं, महिलाएं हैं, दिन भर घरों में बैठ के जो है वो कोई सास बहू सीरियल देख रहा है, कोई भाई पार्क में चले जाओ बैठ के ताश पीट रहे हैं, बुढ़ापा हो गया भाई, रिटायरमेंट हो गई। तो बोला क्यों नहीं हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम करें। इधर हमारे स्कूलों में रोना हुआ है कि भैया हमारे अच्छे टीचर्स नहीं है, नंबर ऑफ टीचर जो है वो बहुत जो है वो कम है, हमारे यहाँ जो पीपल टीचर रेशियो है वो बहुत खराब है, ठीक है, जनरली होना चाहिए था 30 पर 1, लेकिन हमारे यहाँ तो मामला ही अलग है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है? अगर आप पढ़े लिखे हो, खाली समय है, आप जाइए और अपने ज्ञान का
दान करिए किसी स्कूल में, 1 घंटा पढ़ाइए, 2 घंटा पढ़ाइए, और जब उनको आप अपना ज्ञान देंगे तो उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाएगी बिना इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रेशर डाले, बिना टीचर को हायर किए। आप अपनी स्वेच्छा से देंगे, और आप अपनी स्वेच्छा से देंगे तो आप अपना बेस्ट देंगे। तो ये क्या है, ये उसी जो मूलभूत कमियां हैं। अब कॉन्वेंट स्कूल के बच्चे को नहीं जरूरत है ना, वो तो बेस्ट टीचर उसके पास है, टीचर नहीं पढ़ा रहा है तो ट्यूशन उसने लगा लिया, क्योंकि उसके पास इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम किसको फेस करनी पड़ रही है, वो जो गरीबी रेखा से नीचे है, जो अनप्रिविलेज है, ठीक है, अंडर प्रिविलेज है, वो फंस रहा है बेचारा। तो इस बार आया था ना क्वेश्चन विद्यांजलि, तो वहां से क्वेश्चन आ रहा था। सेकंड आपका इश्यू ये रहा। थर्ड लिखो, स्किल डेवलपमेंट फॉर न्यू इंडिया, नए भारत के लिए क्षमता निर्माण। यहां से क्वेश्चन ना है संभव ही नहीं है। 3 क्वेश्चन इस बार थे, नए भारत के लिए क्षमता निर्माण। ये मेंस में भी आएगा और पीटी में भी, क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही इश्यू है इस समय देश के सामने। स्किल डेवलपमेंट फॉर न्यू इंडिया, नए भारत के सामने। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नए भारत, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ न्यू इंडिया? कौन है न्यू इंडिया? द यूथ, नॉट शहरी यूथ। ये गांव का भी है, सबसे ज्यादा परेशान तो गांव का यूथ है, उसके पास रोजगार नहीं है। वो जो यूथ है, वो जो युवा है, वो जो शक्ति है, वो जो श्रम बाजार के लिए सबसे आकर्षक फोर्स है, लेकिन वो क्या है, वो अनस्किल्ड है। वो क्या कर रहा है, वो मनरेगा में मिट्टी ढो रहा है, ठीक है। उसको क्या चाहिए, वो जिंदगी भर उससे मिट्टी ढुवाओगे, उससे खेती करवाओगे, या वाकई में उसके पास संभावना है कि वो अपने आप को स्किल में लेकर जा सकता है और अपने लिए जो है वो बेसिक इनकम जनरेट कर सकता है। क्या करोगे, उसको मनरेगा में उससे काम करवाओगे, या वो भी उसके अंदर संभावना है कि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी देकर वो भी कल हमारी सॉफ्टवेयर पावर का एक हिस्सा बन सकता है। सो देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्किल इंडिया, राइट। 3 क्वेश्चन थे इस बार पीटी में। देखो आगे लिखो, इसमें इसी में क्या है आवश्यकताएं, क्या है आवश्यकताएं। दूसरा, कैसे पूरा होगा सफर एक अक्षम श्रमिक से, कैसे पूरा होगा सफर एक अक्षम श्रमिक से उच्च भुगतान प्राप्त करने वाले, उच्च भुगतान प्राप्त करने वाले कुशल श्रमिक तक, उच्च भुगतान प्राप्त करने वाले कुशल श्रमिक तक, फ्रॉम अनस्किल्ड वर्कर टू हाई पे वर्कर। तो इस समय गवर्नमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना कौन सी चल रही है? प्रधानमंत्री कौशल विकास, ठीक है, स्किल इंडिया। आप देख रहे होगे, ये एक ऐसा पार्ट है जिसपे गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा काम करना है। हमारे पास आज दुनिया की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है, सबसे बड़ा जनांकीय लाभांश है, लेकिन सवाल है कि वो है कौन? अगर मानव 2 शब्द होते हैं, नाम सुना होगा इसका, सुने? सुना है ना? हम अक्सर इसको मानव संसाधन बोलते हैं। ये एक्चुअली में 2 शब्दों का समुच्चय है। मानव के रूप में हम जन्म ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन संसाधन में इसको कन्वर्ट करने की प्रक्रिया जो होती है वो बड़ी लंबी और दीर्घकालिक प्रक्रिया होती है। वो शिक्षा हो सकती है, वो क्षमता निर्माण हो सकता है, वो अनुभव हो सकता है, वो अवसर हो सकता है, कुछ भी। मानव को संसाधन में जो प्रयुक्त किया जाता है, मानव को संसाधन के रूप में इसको कन्वर्ट करने की जो प्रक्रिया होती है, वही जो चाहे वो सरकार करे, चाहे वो समाज करे, चाहे वो इंस्टीट्यूशंस करें, एक प्रक्रिया के द्वारा मानव संसाधन के रूप में कन्वर्ट होता है। अगर ये संसाधन में प्रयुक्त नहीं कर पाया तो ये किसके रूप में आ जाएगा? अप्रयुक्त के रूप में रहेगा, अनयूटिलाइज्ड। और ये अनयूटिलाइज रहा तो क्या होगा? ये अनयूजुअल, जिसे कहते हैं कि बेकार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। सो यू हैव टू कन्वर्ट मानव इनटू संसाधन, देन इट इज कॉल्ड मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट? वी हैव अबेंडेंट, हमारे पास ये बहुत है, ठीक है। और इसमें मानव की 3 अवस्थाएं होती हैं। जब आप बाल्यकाल में हो, यूथ एज, युवा, वर्किंग पॉपुलेशन एंड वृद्ध, यही तो हमारी उम्र की 3 अवस्थाएं होती हैं।
दिस वन इज अ हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, ये है दिस वन इज अ हार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। युवा, यही सबसे बड़ी श्रम शक्ति है और यही पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका जान होती है, क्योंकि यही युवा सबसे अधिक उत्पादन कर सकता है और यही युवा सबसे अधिक खपत कर सकता है। आपकी चॉइसेस आपकी दादाजी की चॉइसेस से बिल्कुल अलग होंगी। आपको हर 6 महीने पे नया कपड़ा, नया मोबाइल, नया बैग, जो भी आपकी संभावना रहे आप चाहेंगे, लेकिन जो वृद्ध आदमी जीवन के अब उसको बैकुंठ का रास्ता तलाशना है, उसके लिए सारी चीजें बेकार है। समझने की कोशिश करिए। तो युवा जो होता है वो क्या करता है, सबसे अधिक खपत करता है। खपत करने का मतलब वो सबसे अधिक मांग करता है। और उस दिन मैंने आपको क्या समझाया था, जहां मांग होगा वहां सप्लाई होगी ही होगी, वही से निकल कर आएगा। तो ये जो होता है इकोनॉमी के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब इसको आपको तय करना है। ये जो वर्ड मैंने यूज किया है प्रक्रिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहां पर आती है नीतियां, यहां पर आती है गवर्नेंस, राइट। इस प्रक्रिया से आप इसको गुजारेंगे तभी मानव को किस में कन्वर्ट कर पाएंगे आप, संसाधन में। और अगर ये प्रक्रिया डिस्टर्ब हो गई तो यही कन्वर्ट होगा अब ये मत कहना कि सुना नहीं। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन आप उठा के देख लो, आतंकवादी संगठन उठा के देख लो, उसमें कभी भी कोई वृद्ध आदमी आपको लड़ता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। चाहे बोको हरम हो, अल कायदा हो, ISIS हो, ठीक है, हुजी हो, आप उसमें देखोगे कि सारे के सारे जो लड़ाके हैं वो 23 साल, 24 साल, 20 साल, यही युवा हैं। वो कौन है जो हमारे यहां आया था मुंबई अटैक पे, कसाब, ठीक है, 1 लाख रुपए के लिए 167 लोगों की जान ले ली। उसको कुल 1 लाख मिला, उसको पता ही नहीं था वो लड़ किसके लिए रहा है, ठीक है। 21 साल, 22 साल, यही तो एज। आप क्या कर रहे हो संसार में, अपराध बढ़ा रहे हो। अभी कल की घटना झारखंड में जो भीड़ ने पीट पीट के मार दिया, देखना जरा वीडियो, उसमें कौन लोग थे। था उसमें कोई बूढ़ा आदमी जो छड़ी लेकर पीटने चला हो? नहीं था ना, क्योंकि इसको होश नहीं है। तो आपके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। आपके पास मानव संख्या तो है, लेकिन आपको उसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रक्रिया लानी पड़ेगी। और यही प्रक्रिया आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है। अब इस प्रक्रिया को आपको समझना पड़ेगा, जटिलता है, हम इसको धीरे धीरे पकड़ेंगे। प्रक्रिया में आपको क्या करना पड़ेगा, प्रक्रिया में आपको अपनी पॉलिसीज लेकर आनी पड़ेगी, स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन खोलने पड़ेंगे, आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा, आपको सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम, फोकस प्रोग्राम लेकर आना पड़ेगा कि भाई वो प्रक्रिया हमारी क्या क्या हो। आपको क्या करना पड़ेगा, मेक इन इंडिया, उसको एब्जॉर्ब करने के लिए श्रमेव जयते, लेबर रिफॉर्म्स में छूट देना। ये मल्टी डायमेंशनल बहुत बड़ा अप्रोच है। स्किल सिखा के कहां बिठाओगे उसको, घर में? उसको नौकरी भी तो चाहिए, तो नौकरियां भी तो जनरेट करना बहुत जरूरी है। तो ये होगा मानव से संसाधन की प्रक्रिया, इसी के अंदर सारा कुछ है। आगे क्वेश्चन लिखो। जॉब अपॉर्चुनिटी, रोजगार के अवसर, रोजगार के अवसर, जॉब अपॉर्चुनिटी, फोर्थ वन, फोर्थ पिलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यहां से तो मेंस में इसी बार क्वेश्चन आने की बहुत संभावना। जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है, रोजगार के अवसर लिखो। जनांकीय लाभांश के अवसरों, जनांकीय लाभांश के अवसरों का अत्यधिक दोहन करने के लिए, जनांकीय लाभांश के अवसरों का पूर्ण दोहन करने के लिए सबसे आवश्यक शर्त, सबसे आवश्यक शर्त, इसी में नेक्स्ट लिखो। ये इस साल का सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा है, हो ही नहीं सकता कि यहां से क्वेश्चन ना आए, राइट। नेक्स्ट इसी में पॉइंट लिखो। भारत रोजगार विहीन, भारत रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि की चुनौती को, भारत रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि की चुनौती को कैसे सुलझाएगा, कैसे सुलझाएगा? What I said? Jobless growth, right? Now there is a new word,
दैट इज कॉल्ड जॉब लॉस ग्रोथ। अब भारतीय अर्थव्यवस्था को जॉब लॉस ग्रोथ कहा जा रहा है, ठीक है। पहले था जॉबलेस ग्रोथ, यानी हमारी आर्थिक समृद्धि होती हुई दिखाई तो पड़ रही, वॉल्यूम तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे यहां नौकरियों का उत्पादन नहीं हो पा रहा, नई नौकरियां नहीं है। अब तो दिक्कत यह है कि जो वैश्विक परिस्थितियां हो गई हैं, वैश्विक परिस्थितियों में ध्यान से देखो, ये जो मिडिल ईस्ट है और पश्चिमी एशिया है, बहुत भयानक यहाँ पर टर्मोइल चल रहा है, और टर्मोइल होने की वजह से, यहाँ उठापटक होने की वजह से तमाम जो भारतवंशी यहाँ काम कर रहे थे, आज हमें उन्हें बचाकर वापस अपने देश में लाना पड़ रहा है, यानी उनकी आय और रोजगार का स्रोत वहां खत्म हो रहा है। इधर क्या हो रहा है, जो अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और तमाम जो ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, ये देश जो है वो एंटी ग्लोबलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, भूमंडलीकरण का विरोध कर रहे हैं और हमारे जो भारतवंशी इन देशों में जाकर काम कर रहे थे, वो क्या कर रहे थे, उसको हटा रहे हैं। पहला। दूसरा रीजन समझ में आया? पहला हमें क्या मिला, अशांति, पश्चिम एशिया और मध्य उसमें अशांति, ठीक, पहला रीजन। दूसरा, भूमंडलीकरण का सिकुड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो H1N वीजा पे जो है हमारा बैन लग गया, सब कुछ हुआ। और तीसरा, जिसपे आज का द हिंदू का बहुत बढ़िया जो ग्राउंड जीरो पर पूरा इश्यू आया आर्टिकल, ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI, कृत्रिम बुद्धि और ऑटोमेशन का बढ़ना, है ना। हर चीज मशीनें कर रही हैं, इंसान की वहां भूमिका खत्म होती चली जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धि का अत्यधिक प्रयोग, ऑटोमेशन भी कहते हैं इसको, यानी मानव श्रम का न्यूनतम प्रयोग। ये तीनों चीजें क्या करेंगी, रोजगार बढ़ाएंगी या घटाएंगी? घटाएंगी, ठीक है। आज हर चीज में आप देखोगे मशीनें प्रयोग हो रही हैं, रोजगार क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, राइट। भूमंडलीकरण की वजह से लोग अपने अपने दायरों को रोक रहे हैं। आज जब भारत के पास ज्ञानवान जो है युवा हैं, वो कहीं भी जाकर काम करने को तैयार है, ठीक है, क्षमताएं हैं, तो आज विश्व ने क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया, ठीक है। पूरे विश्व में धीरे धीरे अशांति क्या हो रही है, बढ़ती चली जा रही है, देश जो है चपेट में आते चले जा रहे हैं। मशीनें इंसान का काम करने को तैयार हैं, क्योंकि उससे जो है उनकी लागत बहुत कम हो जा रही है। तो ऐसी कंडीशन में एक तरफ तो विश्व की आबादी बढ़ रही है, भारत के पास युवा जनसंख्या है, और दूसरी तरफ पूरा विश्व का जो सिस्टम है वो क्या हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है। अब सवाल यह है कि इतनी विकट कंडीशन में सरकार क्या करे कि वो युवाओं को रोजगार दे सके, क्योंकि अगर नहीं दिया तो क्या होगा। कौन है जो आतंकवाद में जा रहे हैं, कौन है जो ये उपद्रव कर रहे हैं, कौन है वो, बेरोजगार ही तो है। वो जो इसको आय का स्रोत, आज आतंकवाद एक कॉर्पोरेट की तरह बिहेव कर रहा है। वो रिक्रूटमेंट, ISIS का बाकायदा रिक्रूटमेंट हो रहा है भैया, इंटरव्यूज होते हैं वहां पर। आप क्या समझ रहे हैं, हल्का फुल्का है? उनकी वेबसाइट पर रिक्रूटमेंट रिज्यूमे मंगाए जाते हैं, उनका बाकायदा प्रोपेगेंडा अच्छा खासा, वो कॉर्पोरेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनकी अपनी इकोनॉमी है, उन्होंने तेल के कुओं पे जो बाकायदा कब्जा किया, उसको वर्ल्ड मार्केट में बेचकर वो अपनी इकोनॉमी को डेवलप कर रहे हैं। और अब ये वो केवल विचारधारा नहीं है, अब ये जिसे कहते हैं एक कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की तरह बिहेव कर रहा है। और आप जरा आश्चर्यजनक रूप से देखिएगा, ध्यान से, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हो, अब देखिएगा पहले आतंकवादी संगठन जो है ज्यादा दावा नहीं करते थे, अब खुलकर दावा, अरे ये हमने किया, दूसरा कहते नहीं हमने किया, प्रचार होड़ मची हुई है। ऐसा लग रहा है कौन क्रेडिट ले लेगा, किसने कितने ज्यादा लोगों को मार दिया। आप ध्यान से जरूर नोटिस करके देखिएगा, फ्रांस में हुआ, पेरिस में ये हुआ, ट्रक चढ़ा दिया, किसी को चाकू मार दिया, नए नए फंडा, बम फोड़ दिया, और बढ़ चढ़कर अगले दिन ही, मतलब ये बम फूटा, उधर उनकी बाकायदा वेबसाइट पर आ जाता है, ठीक है। जो प्लेन में उन्होंने बम मारा था रशिया में, बाकायदा बम कौन कौन सा बना था उसका उन्होंने बाकायदा वीडियो बनाकर डाला। उनकी मैगजीन में उन्हें जो है वो जो लोग सही, वो उनके जो सो कॉल्ड शहीद कहे जाएंगे, ठीक है, वो जो आतंकवादी मरे, उसको बाकायदा उन्होंने बहुत प्रोपागेंडा के साथ सम्मान दिया, उसमें हीरो के रूप में प्रस्तुत किया। दैट मीन्स ये एक नए रूप में हमारे सामने आ चुका है। सो आप ये देखिए कि समस्याएं कितनी गंभीर है हमारे सामने, राइट। इसको हम पकड़ेंगे, हम आउटपुट अच्छा निकाल लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5, कश्मीर में अशांति, बहुत 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 इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये। कश्मीर में अशांति, क्या हो सकता है समाधान? पहला लिखो, क्या हो सकता है समाधान?
आगे लिखो, उन कारणों की जांच जिसकी वजह से कश्मीर के युवाओं ने, उन कारणों की जांच, व यूथ ऑफ कश्मीर पिक्ड स्टोन रादर देन बुक्स, उन कारणों की जांच जिसके कारण कश्मीर के युवाओं ने किताबें छोड़कर हाथों में पत्थर उठा लिए। राइट, ये तो ऐसा इश्यू है जिसपे आप जितने इंट्रोस्पेक्ट करेंगे उतने ही आपको नए पॉइंट्स मिलेंगे। दो घटनाएं, आज से कुछ साल पहले शाह फैसल साहब ने टॉप किया आईएएस, ठीक है, आईएएस की परीक्षा में उन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया। उसके बाद से कश्मीर के युवाओं में होड़ लग गई कि वो अब आईएएस में जो है वो जा सकते हैं, और उसके बाद जो है हर साल नंबर ऑफ सिलेक्शंस में कश्मीर के युवाओं का भागीदारी बढ़ने शुरू हो गई। ठीक है, एक जुनून सा लड़कों में आ गया कि अब हम भी भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश कर सकते हैं। वहीं एक दूसरी घटना, एक आतंकवादी, ठीक है, जो अपने आप को सो कॉल्ड रोल मॉडल मानता था, बुरहान वानी, उसके जब उसका जो है वो एनकाउंटर हुआ और उसके बाद से पूरा कश्मीर ऐसा जलना शुरू हुआ कि सरकार को समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए और क्या ना किया जाए। डेली के डेली आप देखिए हमारे जो सैनिक हैं वो कितनी बड़ी संख्या में उनका जो है वो हताहत हो रहे हैं। उधर पाकिस्तान भी इसका फायदा उठाते हुए इंसर्जेंसी उसने बढ़ा दी है। अजीब से हालात इस समय कश्मीर में हो गए हैं। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की फेलियर है, ये स्टेट गवर्नमेंट की फेलियर है, या वहां की सोसाइटी जो है वो इंडियन सिस्टम में बिलीव नहीं कर पा रही है, या जो अलगाववादी हैं, हुर्रियत जैसे ग्रुप, उनका जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, इतनी बड़ी मात्रा में आखिर यूथ जो है उनके पीछे जाने को क्यों तैयार हो रहा है? क्या ये विचारधारा का कॉन्फ्लिक्ट है या इसके पीछे आर्थिक कारण ज्यादा है? क्या कश्मीर के युवाओं को जो अवसर मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाए, और आज की वजह से आज आप देखो, जब भी आप टीवी पे देखोगे पत्थर फेंकते हुए आप देखोगे सब स्कूल के और कॉलेज के स्टूडेंट ही आपको दिखाई पड़ेंगे। तो क्या ये उसी जो अभी ऊपर का जो क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया, ये वही चुनौती का आगाज है कि अगर हमने युवाओं को मुख्य धारा में शामिल नहीं किया, उनको अवसर उपलब्ध नहीं कराए, तो क्या ये पूरे भारत की कहानी होने जा रही है आने वाले समय में? और ऐसी कंडीशन में आप देखिए सेना भी है, फिर भी लॉ एंड ऑर्डर की जैसी कोई सिचुएशन वहां पर आपको नहीं दिखाई पड़ी। हालात इतने बुरे हैं कि 1990 से पहले जो आतंकवाद कश्मीर में पैर पसार चुका था, उस तरह के हालात इस समय हमारे कश्मीर में देखने में आ रहे हैं। ठीक है, इससे हमें भी बड़ी मात्रा में नुकसान हो रहा है और कश्मीरियों का तो खैर नुकसान हो ही रहा है। तो एक्चुअली में इसमें मल्टीपल डायमेंशन है जिसमें आपको टाइम के साथ इसको इंट्रोस्पेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आइए। सिक्स्थ, छठा है पूर्वोत्तर भारत में अशांति। पूर्वोत्तर भारत में अनरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, अनरेस्ट इन, पूरी क्लास डिस्टर्ब करोगे तुम, इसको पीछे वाली सीट दे दो। अनरेस्ट इन नॉर्थ ईस्ट, कारण, कॉज, कारण, चुनौतियां और सुझाव। मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मेंस। कॉज, चैलेंज एंड सॉल्यूशंस। राइट, नॉर्थ ईस्ट जो हमारे 7 बहनों का राज्य कहा जाता था, एक्चुअली देखा जाए तो ये एथनिक रूप से यानी कि नरजातीय रूप से बिल्कुल अलग है। वो मंगोलाइट मूल प्रजाति के लोग हैं। और आपने देखा कि ये जो क्षेत्र है हमारा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, पूर्वोत्तर, वो लीस्ट कनेक्टेड है। वो मात्र एक क्षेत्र से जुड़ा हुआ जिसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चिकन नेक, मुर्गी की गर्दन, इसके बराबर यहां से जाता है। इसके साथ और कोई कनेक्टिविटी का कोई जुगाड़ नहीं। बीच में एक बहुत बड़ी बाउंड्री बांग्लादेश के साथ लगती है, इधर एक बहुत बड़ी बाउंड्री जो है वो म्यांमार के साथ लगती है, राइट, भूटान के साथ लगती है और चीन के साथ लगती है। और ये वो क्षेत्र है जहां एथनिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा पाई जाती है। वहां के लोग जो उनका देख, रूप, रंग, खान पान, पहनावा, संस्कृति भारत की मुख्य भूमि से बिल्कुल अलग है। भारत का एक क्षेत्र होने के बावजूद भी विभाजन वहां बहुत ज्यादा है। आपने देखा कि उस क्षेत्र के शासन के लिए हमने 6ठी अनुसूची को हमने प्रिवेलेंट किया ताकि उनको अधिक अधिकार दिए जा सके, पर भौगोलिक कारणों की वजह से, राजनीतिक कारणों की वजह से, सांस्कृतिक कारणों की वजह से, कई ऐसे कारण हैं जिनको हम मुख्य धारा में उन्हें वापस लेकर नहीं आ पाए। और उसकी जो नतीजा निकल कर ये आ रहा है, पिछले कुछ सालों में आप उठाकर देखिए, मणिपुर,
नागालैंड, अभी आप इस प्रेजेंट में आप गोरखालैंड की मांग को लेकर आप इस समय परिचित नहीं है, उससे पहले यही इसी आसाम में बांग्लादेश में गया, पश्चिम बंगाल में गया, इससे पहले आपका जो है वो बोडोलैंड, जो बोडो संगठन है, उनको लेकर चल रहा है। तो ये जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, ये एक्चुअली में इस समय काफी समय से जो है वो बहुत बुरी तरीके से उठापटक से गुजर रहा है। ये भारत की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि हमारे पास जुड़ाव बहुत कम है। ठीक है, हम क्या तरीके अपना सकते हैं कि इन लोगों को मुख्य धारा में लेकर आ सके, नहीं तो खतरा इतना बड़ा है कि ये पूरा हिस्सा टूटकर अलग हो सकता है। चीन जो है पूरी तरीके से अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग क्षेत्र और इन सब क्षेत्रों में अपना दावा पहले ही कर चुका, और इस समय आप देख रहे हैं तनातनी चीन के साथ हमारी चली रही है बॉर्डर डिस्प्यूट्स को लेकर। ठीक है, जो इंसर्जेंट है, उग्रवादी संगठन यहाँ तेजी से पनप रहे हैं, और वो क्या करते हैं, म्यांमार में जाकर और बांग्लादेश में जाकर अपना जो है सेफ हेवन जिसे कहते हैं, वहां अपना शिविर लगाते हैं, आते हैं और भारतीय सैनिकों को और लोगों को मारकर चले जाते हैं। तो ये जो नॉर्थ ईस्ट है, ये इस समय सबसे ज्यादा जो है वो एक बहुत ज्यादा उपद्रव से गुजर रहा है। इसको मुख्य भूमि से जोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। भारत सरकार ने कौन सी सबसे पहला इनिशिएटिव लिया, लुक ईस्ट पॉलिसी, पूर्व की ओर देखो नीति, राइट, ताकि इधर से हम इस क्षेत्र को जोड़ सके। हमने भी हाल ही में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कलादान। कलादान के माध्यम से हम बांग्लादेश और म्यांमार होते हुए लगातार हम अपने जो है वो कनेक्टिविटी बढ़ा सकेंगे। सबसे बड़ी चीज है कनेक्टिविटी, यानी यहाँ जुड़ाव होना बहुत जरूरी है, और भौगोलिक कारणों की वजह से और राजनीतिक कारणों की वजह से जुड़ाव हमारे पास नहीं है। इसका फायदा उठाकर जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, जो वहां के आतंकवादी संगठन है, वो लोगों पर और सरकार पर दबाव डालते हैं। ठीक है, पहला कारण ये। दूसरा कारण, वहां की जो जनजातीय समूह है, उनकी संस्कृति और उनके रीति रिवाज बिल्कुल अलग है। जब हमने जो है वो नागालैंड में कोशिश की कि महिलाओं को पंचायत में भागीदारी बढ़ा दी जाए, जैसा कि हमारे आर्टिकल 243D में पूरे देश में महिलाओं को 50% क्या हुआ, आरक्षण प्राप्त है। लेकिन नगा जनजातियां ऐसी जनजातियां हैं जहां महिलाओं को कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। वो संपत्ति में भी कोई अधिकार नहीं कर सकती, वो राजनीतिक में भी कोई अधिकार नहीं कर सकती, और इसका बड़े व्यापक पैमाने पर विरोध हुआ। तो इन सब कारणों की वजह से नागालैंड जो है, वो जो नॉर्थ ईस्ट है, वो बहुत ज्यादा इस समय दिक्कत में चल रहा है। तो वहां संभावनाएं क्या हैं, हम माना जा रहा है द्वितीय हरित क्रांति की संभावनाएं नॉर्थ ईस्ट में, चुनौतियां क्या है और समाधान आप कैसे करोगे। क्या वहां ऐसा तो नहीं है कि सरकार कहती कितना भी हो लेकिन आर्थिक विकास वहां नहीं पहुंच पाया, आप कैसे पहुंचाओगे। ठीक है, ये मान के चलिए कि 1 से 2 क्वेश्चन हर हालत में यूपीएससी में आपको यहां से मिलेगा, तो अपना दिमाग जितना हो सके उसमें डिग कर लीजिए। यहां से क्वेश्चन ना आए ऐसा संभव ही नहीं है, चाहे पीटी के रूप में चाहे मेंस में। इस बार भी 3 क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट से थे। अगर मैं तीस्ता का क्वेश्चन आपको याद हो बहुत अच्छी तरीके से, अगर मणिपुर का आपको डांस याद हो, तो आपको चाहे वहां का कल्चर हो, वहां की पॉलिटी हो, वहां का ज्योग्राफी हो, आपको सब बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। और मेंस में तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला हम पूछते हैं। भीड़ द्वारा, नेक्स्ट है, भीड़ द्वारा कानून हाथ में लेते हुए गौरक्षा के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर अल्पसंख्यक तथा दलित समुदाय के प्रति हिंसा करना। मैं इस पॉइंट को कभी नहीं उठाता अगर हमारे प्रधानमंत्री ने 2 दिन पहले इस विषय पर टिप्पणी न की होती। अगर राष्ट्र प्रमुख, चाहे राष्ट्रपति हो चाहे प्रधानमंत्री हो, अगर ये स्टेटमेंट अब आ गई तो अब ये समझ लीजिए कि बहुत सीरियस कंसर्न हो गया, बहुत सीरियस कंसर्न हो गया। और आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ समय से, 1.5-2 सालों से गौरक्षा के नाम पर, ठीक है, गौवध को रोकने के नाम पर जो भीड़ अपने अपने हाथों में ले रही है। अभी हरियाणा का जो केस हुआ, ठीक है, लगातार ये पूरे देश में चल रहा है, उनकी हत्या कर दिया जाना। यहां तक कि जो झारखंड में हुआ केस, वो भी इसी का परिणति माना जा रहा है कि गाय का मांस लेकर जा रहे थे, गाड़ी जला दी, हत्या कर दी पीट पीट के। तो क्या ये एक सामाजिक समस्या है या लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहीं से कई क्वेश्चन निकलकर सामने आ रहे हैं। तो इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट ये जा रही है। नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, 8वां जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीयता क्या होती है, व्हाट इज नेशनलिज्म। राष्ट्रीयता क्या होती है, व्हाट इज नेशनलिज्म।
क्या राष्ट्रीयता किसी पर थोपी जा सकती है? देखो, क्या राष्ट्रीयता किसी पर थोपी जा सकती है? कैन नेशनलिज्म बी इम्पोज्ड ऑन एनीबॉडी? राष्ट्रवाद और अतिराष्ट्रवाद के बीच क्या अंतर होता है? राष्ट्रवाद और अतिराष्ट्रवाद के बीच क्या अंतर होता है? What's the difference between nationalism and extremism? राष्ट्रवाद और अतिराष्ट्रवाद के बीच क्या अंतर होता है? ये एक्चुअली कई डायमेंशन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन। पहला डायमेंशन, जस्टिस दीपक मिश्रा कहते हैं अपने जजमेंट में, उन्होंने कहा कि जब सिनेमा हॉल में आपका राष्ट्रध्वज दिखाया जाएगा और आपको वहां पर खड़ा होना पड़ेगा, राइट, तो आपसे ये कहा गया कि आर्टिकल 51A आपका क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। तो क्या आप किसी को राष्ट्रवाद जबरदस्ती सिखा सकते हो या ये आपके नैतिक मूल्यों के अंतर्गत आता है? ठीक है, ये डिबेट है उनका। जस्टिस दीपक मिश्रा ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि ये जो मूल्य हैं, हमारे जो राष्ट्र के मूल्य हैं, ये डेफिनेटली लोगों में जाने चाहिए। लेकिन सवाल है कि किस तरह जाने चाहिए। पहला डिबेट ये है, आर्टिकल 51A से वो जजमेंट, और ये पीटी का क्वेश्चन था इस बार। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज का क्वेश्चन इस बार पीटी में आया था, राइट। सेकेंड, अगर हम बात करें तो राष्ट्रवाद के नाम पर कि भाई आप अगर मान लीजिए मीडिया का कोई है या किसी भी, इस समय डिबेट चल रही है, आपने सरकार के खिलाफ बोल दिया तो अब आपको माना जा रहा है कि अब आप राष्ट्रवादी नहीं हो। ठीक है, तो लोकतंत्र में हमेशा ध्यान रखना, लोकतंत्र में हमेशा बहस की गुंजाइश होती है। विरोध लोकतंत्र का एक खास जो होता है वो कैरेक्टर होता है, एक लक्षण होता है। जिस दिन आप विरोध बंद करके, आप तर्क बंद करके किसी एक के पीछे चलना शुरू कर देंगे, उसी दिन लोकतंत्र की मूल आत्मा मर जाएगी। तो विरोध करना, प्रश्न पूछना, तर्क करना, ये लोकतंत्र का एक खास चरित्र होता है। लोकतंत्र इसी रूप में विकसित होता है, डेमोक्रेसी जो होती है वो इसी रूप में विकसित होती है, राइट। शायद इस तरह का क्वेश्चन पीटी में था इस बार, डेमोक्रेसी को लेकर, पर्पस जो आपका पंचायत और डिसेंट्रलाइजेशन को लेकर क्वेश्चन आया था। तो दूसरा क्वेश्चन होता है, अब राष्ट्रवाद और प्रबल राष्ट्रवाद क्या होता है? मतलब राष्ट्रवाद का मतलब होता है अब मेरी पहचान के साथ जुड़ गया, मैं ये खाता हूं इसलिए मैं राष्ट्रवादी हूं, तुम वो खाते हो इसलिए तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। ठीक है, मेरा पहनावा, मेरी संस्कृति ऐसी इसलिए मैं राष्ट्रवादी हूं, तुम्हारा पहनावा, तुम्हारी संस्कृति ऐसी है तो तुम राष्ट्रवादी नहीं हो। अभी कल भी एडिटोरियल अच्छा खासा आया था, अगर आप लोगों ने याद, सेडिशन पे लेकर, कल मैंने आप लोगों को बताया द मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है, लेफ्ट राइट एंड सेंटर के नाम से इज सेडिशन। तो सवाल यह है कि किसी ने भारत विरोधी नारे लगाए जेएनयू के केस में, डीयू के केस में, कोई कह रहा है नहीं हम इस भारत माता जो है वही सब कुछ है, गाय माता हो गई सब कुछ है। तो सवाल है कि राष्ट्रवाद क्या होता है, राष्ट्रवाद के दायरे कितने होते हैं, और राष्ट्रवाद और प्रबल राष्ट्रवाद में क्या अंतर होता है? क्योंकि यही जो द्वितीय विश्व युद्ध है इसी यूरोप में, ये जानते हो किस वजह से हुआ था? दुश्मनी की वजह से नहीं हुआ था, प्रबल राष्ट्रवाद की वजह से जन्म लिया था। क्योंकि प्रबल राष्ट्रवाद पहचान से जुड़ जाता है, और जब पहचान सर्वोपरि हो जाती है तो सहिष्णुता खत्म हो जाती है। इन सारे शब्दों को ध्यान से सुनना, सहिष्णुता खत्म हो जाती है। किसी भी लोकतंत्र के या किसी भी समाज के सुचारू रूप से चलने के लिए एक तो सहिष्णुता आवश्यक शर्त है, टॉलरेंस। और अगर लोकतंत्र वास्तव में परिपक्व होना चाहता है, लोकतंत्र यानी एक ऐसे समाज की आप स्थापना करना चाहते हो जहां समरस है, संभाव है, तो आपको क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस, स्वीकार्यता, राइट। दिस इज द टॉलरेंस एंड दिस इज द एक्सेप्टेंस। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन? और अगर ये दोनों ना हो तो क्या होगा? सहिष्णुता। लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएंगे, बस वो जाल बुन लो अपना। जब राष्ट्रवाद प्रबल राष्ट्रवाद में परिवर्तित हो जाता है तो क्या होता है? आपकी पहचान से जुड़ जाता है। आज पूरे विश्व की समस्या, आतंकवाद समस्या क्या है? ISIS,
क्या कहता है? आइडियोलॉजी है। ISIS के आतंकवाद क्या है? आतंकवाद को अगर आप घटना के रूप में देखोगे तो जिंदगी में कभी यूपीएससी का पेपर क्रैक नहीं कर पाओगे। आतंकवाद एक विचारधारा है। क्या विचारधारा है? वो कहते हैं कि हम पूरे संसार में एक इस्लामिक स्टेट के रूप में हम जाना चाहते हैं, ठीक है। हम जो है वो शरिया के कानूनों को पूरे विश्व में लागू करना चाहते हैं। वो क्या है? आइडियोलॉजी है। और आइडियोलॉजी कब आती है? जब आपकी पहचान के साथ जुड़ जाती है। आपकी आइडियोलॉजी क्या है? भाई गाय हमारी माता है, अब जो करना है कर लो तुम, अगर तुमने इसके विरोध में कुछ किया तो तुम्हारा फला फला ये कर देंगे। तो आप जब किसी पहचान के साथ जुड़ जाते हो तो आपकी राष्ट्रवादिता पहचान के अति राष्ट्रवादिता में कन्वर्ट हो जाती है। और जब अति राष्ट्रवादिता आ जाती है तो क्या होता है? वहां पर सहिष्णुता खत्म हो जाती है। अब आप अगर यहूदी हो, आप किसी और धर्म के हो और आपने शरिया को मानने से इनकार कर दिया, अब आपका इस दुनिया में रहने का कोई हक नहीं है। यहां तक कि शिया कह रहा है कि सुन्नी को रहने का कोई हक नहीं है। ईरान में हुआ ना बम फटा, हुआ कि नहीं हुआ? या जब सीरिया पर ISIS ने कब्जा किया तो 1700 सैनिकों का सर कलम कर दिया था कि नहीं कर दिया था? ये क्या है कि आप हमारी पहचान के साथ नहीं हो, अब हम आपको नहीं रहने देंगे। ये क्या हुआ? इंटॉलरेंस। आप क्या खाते हो, क्या पीते हो, ये अगर मेरे अकॉर्डिंग नहीं हुआ तो हम आपको मार देंगे। यही तो हो रहा है। ये मॉब कॉन्फ्लिक्ट जो हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? इसी वजह से। कोर इश्यू में डील करो, थोड़ा सा तकलीफ होगी लेकिन धीरे धीरे हम जाएंगे। इस तकलीफ को सह लोगे तो तुम्हारा यूपीएससी का पेपर तुम्हारी आंख के सामने होगा, क्लास में वहां जाने से पहले, लेकिन कोर इश्यूज को पकड़ने के बाद। अब मैंने शब्द इस्तेमाल किया सहिष्णुता या स्वीकार्यता। देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, बहुत गहरा एक शब्द है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे राष्ट्रपति कम से कम 3 से 4 बार इस बात को बोल चुके हैं। और इसीलिए यूपीएससी लास्ट ईयर मेंस का क्वेश्चन उठाओ, देखो यहां पर ये क्वेश्चन आया होगा। सहिष्णुता क्या होता है? सहिष्णुता किसी दबाव में एक्सेप्टेंस किया जाता है, ठीक है, कि भाई आइए बैठिए, आपको ये करना है, ये नहीं करना, तो आप लॉ एंड ऑर्डर के डर से या एक तरह से जिसे कहते हैं कि मेंटेनेंस करने की वजह से हम आपको बर्दाश्त कर रहे हैं, सहिष्णु हैं हम, ठीक है। आप अपने धर्म के साथ रहिए, हम अपने धर्म के साथ रहे, अपने पहचान के साथ रहिए, हम अपनी पहचान के साथ रह, हम एक ही जगह रहें। लेकिन क्या हो रहा है? लॉ एंड ऑर्डर की वजह से या कानून के भय की वजह से या किसी भी कारण से हम रह रहे हैं। जैसे मौका हटा क्या हो रहा है? क्लैशेस, दंगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। पहचान के साथ संकट हमारा घर्षण कर जाएगा। स्वीकार्यता सबसे उच्चतम मानव कॉन्सेप्ट है। यह तब आता है जब समाज बहुत शिक्षित और जागरूक होता है। शिक्षित का मतलब ये नहीं कि एजुकेटेड कॉलेज की एजुकेशन हो। शिक्षित का मतलब है कि वो मानव मूल्यों के प्रति जागरूक होता है। तो जागरूकता जो होती है, यानी कि यहां पर मेरा पहचान का संकट खत्म हो गया। आप जो भी हैं, आप जिस धर्म से हैं, आपका क्या खान पान है, आपकी क्या संस्कृति है, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मेरी और आपकी पहचान केवल मानव के रूप में है, ठीक है। मैं और आप केवल मानव के रूप में एक दूसरे को स्वीकार करते हैं। आप मांस खाते हैं, मैं सब्जी खाता हूं, कोई मतलब नहीं है मुझे इससे, ठीक है। न मेरी पहचान ना आपकी पहचान। हमारी पहचान किसमें है? मानव मूल्यों के साथ। ये सबसे हाईएस्ट कॉन्सेप्ट होता है। और जब ये आ जाता है तो समाज समरस हो जाता है, ठीक है। समाज समरस हो जाता है और आइडेंटिटीज बड़ी हो जाती है, ठीक है। खैर हमारे समाज में तो इसकी बात ही छोड़ दो, अभी हम तो इसी को मेंटेन नहीं करा पा रहे, ठीक है। जहां मौका मिलता, नॉर्थ ईस्ट का बंदा दिल्ली आता है, हम उसको अलग नाम से पुकारते हैं, मौका लगते पिटाई कर देते हैं। हर जगह हो रहा है। पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कोई महिला या कोई लड़की पढ़ना चाहती है या पुरुषों की भांति व्यवहार कर रही है, ठीक है, कि वो किसी से भी बात रही है, हंसी टिटोली हो रही है। लड़का करे तो भैया ये उसका जो है वो रसिक बात वो है, व्यवहार है। लड़की करे तो उसके कैरेक्टर पे ही उंगली उठ जाती है। कौन डिसाइड कर रहा है? पैट्रियार्की डिसाइड कर रही है। क्या है भाई? हम और चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, मानव के रूप में दोनों अपनी आइडेंटिटीज हैं, ठीक है। लेकिन पुरुष समाज चूंकि ताकतवर है तो वो महिला के लिए क्या कर रहा है? नियम बना रहा है कि तुम्हें ये पहनना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ठीक है। किसी ने नियम बना दिया कि लड़कियां मोबाइल नहीं रखेंगी, किसी ने नियम बना दिया लड़कियां जीन्स नहीं पहनेंगी, किसी ने कह दिया भाई शाम को निकलेंगी नहीं। अभी हरियाणा में बवाल कटा, घूंघट, ठीक है। सब कुछ तुम्हारे आसपास चल रहा है। अब तुम्हें बुनना है, कोर समझ जाओगे तो ये सारी खबरें तुम्हारा एग्जाम्पल बन जाएगी। हुआ ना हरियाणा में अभी, ठीक है। अभी खाप पंचायत का कुछ ना कुछ आएगा, तुम देखते जाओगे। तो तुम्हारे आसपास जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ इन्हीं मूल कारणों की वजह से हो रहा है, ठीक है। यहां हम चलते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, दलित आंदोलन, दलित अपराइजिंग।
यहां तक कि हमारा राष्ट्रपति का चुनाव भी आप देखिए किस मुद्दे पर हो रहा है, ठीक। तो ये बड़ा गहरा मुद्दा हो रहा है। कभी स्कूलों में आप घटनाएं सुन रहे हो, अभी आपने सहारनपुर की घटना आपने सुनी, ये दूर नहीं जा रहा है। और ये एक नियम याद रखना, जो चर्चा में है वो पर्चा में है, यह यूपीएससी का नियम होता है। जो चर्चा में है वो पर्चा में, बस आपको चर्चा का कोर समझना है। जो वनडे एग्जाम का स्टूडेंट होता है वो खाली चर्चा पकड़ के रखता है, कहां हुई घटना, सहारनपुर में। जो यूपीएससी का स्टूडेंट होता है वो कोर पकड़ता है कि ये घटना क्यों हुई, चाहे वो रोहिल वेमुल्ला की आत्महत्या रही हो, ठीक है, चाहे वो मंदिर में जो है वो दलित वर्ग को जाने से रोका गया हो, चाहे उनकी पिटाई रही हो, चाहे स्कूलों से बच्चों को निकाल दिया जाना रहे हो, चाहे सहारनपुर में जो है वो संघर्ष रहा हो। तो ये जो दलित अपराइजिंग है वो इस समय देश का सबसे बड़ा कोर इशू के रूप में निकलकर सामने आया। लिखो, दलित आंदोलन। किन कारणों से दबे कुचले समाज को वही हक नहीं मिल पा रहा है, जो कि उच्च वर्ग को प्राप्त है। भारतीय समाज के संदर्भ में, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज के संदर्भ में समावेशन का क्या मतलब है और इसे कैसे पाया जा सकता है। राइट, तो ये अपने आप में भानुमति का पिटारा है। अगली समस्या पे आओ, जहां पे हमें फिर क्वेश्चन स्ट्राइक करेगा। तो जब मैंने यहाँ इससे पहले वाले क्वेश्चन में जब मैंने समावेशी विकास कहा, तो पहले तो तुम्हें समावेशन को समझ में आना चाहिए, समावेशन की प्रक्रिया होती क्या है, समावेशन कैसे किया जाता है। उससे भी महत्वपूर्ण आपको यह पता होना चाहिए कि बहिष्करण किसका हुआ और बहिष्करण क्यों हुआ। अब इसके लिए आपको जो है ना वो पुराणों तक पहुंचना पड़ेगा, और जहां से ये कहानी शुरू हुई थी पुरुष सूक्त से, मनुस्मृति से और इन सब चीजों से, वहां तक आपको जाना पड़ेगा। देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द मेन कॉजेज, ठीक है। क्योंकि इन्हीं जो एक्सक्लूजन है वहीं पर ही तुलसीदास की एक उक्ति का इस्तेमाल किया जाता है, ढोल गवार शूद्र प्रश्नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। किसी को समझाओ तो वो तुम्हें तुरंत यही समझाएगा। तो यू मस्ट हैव द काउंटर आर्ग्यूमेंट। और सरकार समावेशी विकास के लिए क्या क्या करेगी, और नहीं करना होता तो उसे शायद दिव्यांग बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी, मैंडेटरी नहीं करना पड़ता, उसे मातृत्व सुरक्षा बिल लाने की आवश्यकता नहीं थी, उसे जो है बच्चों के लिए एजुकेशन का लिए आरक्षण देने की आवश्यकता नहीं थी। ये सब कुछ एक खास कारण से हो रहा है। चलो आगे लिखो, 10th क्वेश्चन, नक्सल समस्या। जीएस पेपर 2 का पहला ही टॉपिक यही है, नक्सल समस्या, नक्सलाइट प्रॉब्लम। देखो, इस समस्या का मूल कारण क्या है और संभव समाधान क्या हो सकते हैं। Where the problem lies. इस समस्या के मूल कारण क्या है और where the problem lies, और इसके क्या संभव समाधान हो सकते हैं। राइट, तो पूरे साल भर बहुत चर्चा में आपने देखा हमारे कितने सीआरपीएफ के जवान लगातार इधर घटनाएं होती चली जा रही हैं। रेड कॉरिडोर कहा जा रहा है, तो रेड कॉरिडोर का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। डेली अभी आपने देखा सुकमा में, दांतेवाड़ा, ये जो जगह है वहां पर हमारे कितने सैनिक गए। तो ये आपके सीधे सीधे सिलेबस में ही ये पॉइंट दिया हुआ है और इस साल बहुत ज्यादा चर्चा में रहा। तो हमें इस विषय को देखना पड़ेगा। ये कितना कंट्रोवर्शियल विषय है कि ये विचारधारा का प्रश्न बन जा रहा है। नक्सलवाद भी क्या है, एक विचारधारा है जो नक्सलवाड़ी से शुरू हुआ था। माना जा रहा था कि ये किसान आंदोलन के रूप में शुरू हुआ और अब एक व्यवसाय के रूप में अपने आप को इसने कन्वर्ट कर लिया।
अगर आप इसमें जितना भी पढ़ोगे लिटरेचर, आप अलग अलग लिटरेचर पाओगे। अगर आप किसी वामपंथी का पढ़ोगे तो उन्हें लगेगा कि वो स्टेट के खिलाफ अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आप सरकार के, जैसे प्रकाश सिंह सर का जो आर्टिकल आया उसमें वो कह रहे हैं कि भैया लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, इनको लॉ एंड ऑर्डर की तरह ही हल करो, आप चाहे और फोर्सेस उतार दो इनके लिए मारने के लिए। तो सवाल है कि सही सॉल्यूशन क्या हो सकता है इसका, समस्या की मूल जड़ें कहां पर हैं? वो इसलिए बंदूक उठा रहे हैं क्योंकि वो कह रहे हैं कि सालों से हमारा हक छीना गया, राइट, हमारा जो है शोषण किया गया। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगला जो 11वीं प्रॉब्लम है और जो कोर इश्यू हमारे सामने आ रहा है, भारतीय समाज में बढ़ता शराब एवं ड्रग्स का प्रभाव। प्रॉब्लम ऑफ ड्रग एडिक्शन इन इंडियन सोसाइटी, अ बिग डेंजर फॉर इंडियन यूथ। ठीक है, अभी एक हफ्ते पहले द हिंदू में एक बहुत बड़ी न्यूज आई थी, दिल्ली में कितने % युवा जो हैं वो ड्रग एडिक्ट है। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आई थी उड़ता पंजाब, और पंजाब के बारे में तो ये कहा जा रहा है कि पूरा पंजाब ही इस समय नशे की चपेट में आ गया है, राइट, क्योंकि कई चीजें एक साथ चल रही हैं और उन चीजों को बुनो। ये जो सब ड्रग एडिक्ट है ये सबसे ज्यादा किसको प्रभावित कर रहा है? हमारे यूथ को प्रभावित कर रहा है। एक वही यूथ की बात हो रही है जो सबसे ज्यादा हमारा, जिसपे हम नाज कर रहे हैं कि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और वही यूथ किसकी चपेट में जा रहा है? नशे की चपेट में जा रहा है। नशे की चपेट के साथ साथ क्या कर रहा है? ये अपराध भी साथ साथ उतने ही तेजी से बढ़ रहे हैं। एक स्टेटमेंट लिखना चाहो तो लिख लो, केवल पंजाब में 42.4%, 42.4%, Only in Punjab 42.4% youth are alcohol and drug addict। केवल पंजाब में 42.4% युवा शराब और ड्रग्स के शिकार हैं। युवा शराब और ड्रग्स के शिकार हैं। तो समटाइम ये जो माना जाता है ये इट इज अ प्रॉक्सी वॉर, जो दूसरा देश जैसे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को अगर भारत को मारना है तो इसको हम लोग कहते हैं प्रॉक्सी वॉर, छद्म युद्ध। तो सीधे सीधे युद्ध में तो हमसे जीत नहीं सकता, तो अब उसने क्या किया, भारतीय क्षेत्र में जो ड्रग्स है, शराब है, इसको फैलाने वाले लोग हैं, क्योंकि ड्रग्स तो खुलेआम बिक नहीं सकती, ठीक है, तो ये बाहरी देशों से आती है। तो क्या हो रहा है कि इसके माध्यम से पूरी हमारी पीढ़ी को ही खराब करने का एक प्रयास हो रहा है। ठीक है, ये जो पैसा अंधाधुंध आ रहा है, ब्लैक मनी के रूप में आ रहा है, ये भी उसका बहुत बड़ा कारण माना जा रहा है। ठीक है, ये हमारी आज की बहुत बड़ी समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाना चाहिए? भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को राजनीति का अखाड़ा बनाया जाना चाहिए। कैंपसेस कैन बी बैटलफील्ड फॉर पॉलिटिक्स। ये डिबेट निकलकर सामने है, स्पेशली किस केस में? जेएनयू और डीयू के केस में। ठीक है, कि पॉलिटिक्स को स्टूडेंट्स के साथ जोड़ा जाए, उसके अलग रखा जाए। ठीक है, कैंपस में पॉलिटिक्स कहां तक हमें लेकर जा सकती है, इसको आपको इंटरेस्पेक्ट करना है। नेक्स्ट, क्या वर्तमान भारत में अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित है? आर माइनॉरिटी स्केयर्ड इन प्रेजेंट इंडिया? क्या वर्तमान भारत में अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित है? अल्पसंख्यक समुदाय असुरक्षित है। आर माइनॉरिटी स्केयर्ड इन प्रेजेंट इंडिया? इसी में आगे पॉइंट लिखो, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के 10 साल बाद अल्पसंख्यकों विशेषकर
विशेषकर मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए? सामाजिक आर्थिक स्थिति में क्या परिवर्तन हुए? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें डायमेंशन चेकआउट करना है बढ़िया ढंग से। जलवायु परिवर्तन और सूखे तथा बाढ़ की बारंबारता, क्लाइमेट चेंज एंड फ्रीक्वेंसी अकरेंस ऑफ, जलवायु परिवर्तन तथा सूखे और बाढ़ की बारंबारता, सूखे और बाढ़ की बारंबारता, क्लाइमेट चेंज एंड फ्रीक्वेंसी अकरेंस ऑफ ड्रॉट एंड फ्लड। क्या हम इस स्थिति का सामना करने को तैयार हैं? क्या हम इस स्थिति का सामना करने को तैयार हैं? जल प्रबंधन का क्वेश्चन था ना इस बार पीटी में, क्वेश्चन था। आर वी रेडी टू टैकल द सिचुएशन? आगे लिखो इसी में नेक्स्ट पॉइंट, भारत में जल प्रबंधन की स्थिति क्या है? What is the present scenario of water management in India? भारत में जल प्रबंधन की वर्तमान स्थिति क्या है? चुनौतियां क्या हैं? What are the challenges? चुनौतियां क्या हैं और प्रभाव क्या है? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लो। और प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव किसके किसके ऊपर देखना है हमें? ठीक, पहला प्रभाव तो कृषि के ऊपर जाएगा। सबसे ज्यादा कौन मरा? आप आश्चर्य करोगे, सबसे ज्यादा हेरिंग लास्ट ईयर जो है उसी सूखे और जल प्रबंधन को लेकर हुई थी, राइट, जो एल नीनो आया था। और अब की बार वाला एल नीनो तो और गॉडजिला और ज्यादा खतरनाक हो रहा है, ठीक है। दूसरा जो होगी वो पशुधन, एनिमल रेयरिंग पे। तीसरा सामान्य जनमानस पर, पीने के पानी की कमी। और चौथा भारतीय अर्थव्यवस्था पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध, लिकर बैन इन स्टेट। राज्यों में शराब बिक्री पर प्रतिबंध, लिकर बैन इन स्टेट। तो लिकर क्या है भाई? शराब। ये राज्यों की आय का सबसे बड़ा स्रोत होता है, ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में आता है। लेकिन अब ये देखने पे मिला कि ये एक सोशल इविल के रूप में काम कर रहा है, एक बहुत बड़े जो सामाजिक जो है दुश्मन के रूप में काम कर रहा है, और इसके बड़े साइड इफेक्ट निकल कर सामने आ रहे हैं। अभी आपने हाल ही में देखा 3 या 4 दिन पहले पंजाब में अभी जो है फिर हाईवेज पे फिर से उन्होंने बैन लगाया, इधर हरियाणा पे हुआ, ठीक है, और लगातार बहुत बड़ी डिबेट चली। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को, इस डायमेंशन को पुट किया, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देखो आगे, राज्य किस प्रकार, इसी में आगे लिखो, राज्य किस प्रकार इन कानूनों को सफल बना सकते हैं? हाउ स्टेट्स कैन इंश्योर इट सक्सेस। चुनौतियां क्या हैं? राइट। अब जैसे एक आर्टिकल मैंने बहुत अच्छा पढ़ा, आर्टिकल क्या था कि इसके, आप ये बताओ ये सही है गलत है? पहले मुझे थोड़ा डिबेट में आ जाते हैं, थोड़ी देर लिखने से छुट्टी मारते हैं। सही है गलत? चलो बताओ, इसके क्या प्रभाव होंगे, इफेक्ट्स?
क्राइम कम हो जाएगा, ठीक है, चलो मान लिया, मतलब फायदेमंद लग रहा है ये। और बताओ, घरेलू हिंसा कम हो जाएगी, महिलाएं कम से कम जो है वो डेली एक्सरसाइज से बच जाएंगी। और बताओ नेक्स्ट, स्वास्थ्य में सुधार होगा, मतलब फायदे मुझे दिखाई पड़ रहे हैं। रोजगार में वृद्धि होगी, कमी हो जाएगी, अच्छा चलो, अच्छा हाँ, राज्य के राजस्व में कमी, देन ये निगेटिव है पॉजिटिव है? एग्जैक्टली एक डायमेंशन नया देखा कि जिन राज्य से बिहार नहीं, तो बिहार ने क्या किया, चूंकि एक्साइज क्या होता है, आप जो है कई बार कल्याणकारी राज्य के रूप में आप इस पे बहुत अधिक टैक्स बढ़ा देते हो ताकि कंजप्शन ना हो, तो जो आदमी लत का शिकार है वो कंज्यूम करेगा ही करेगा, ठीक है, तो वो ज्यादा पैसा देता है सरकार को, बहुत बड़ी मात्रा में एक्साइज आती है इससे। अब क्या हुआ, जब बैन लग गया तो सरकार का वो राजस्व खत्म हो गया, तो सरकार ने क्या किया, अपने राजस्व की पूर्ति करने के लिए अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों के ऊपर जो है वो अधिक जो है उन्होंने कर थोपना शुरू कर दिए। और ये देखा गया कि उस चीज में तो छुटकारा मिल रहा है, लेकिन सरकार के अन्य क्षेत्र, कपड़ा या तमाम जो जरूरी चीजें थी उनके ऊपर कर का बोझ बढ़ गया, और इसकी वजह से जो प्रभाव हुए वो बहुत डिजास्टर्स निकल कर सामने आ रहे हैं। यानी उसकी वजह से जो है वो अर्थव्यवस्था में और जो है बेरोजगारी बढ़ गई। अब जब करों का बोझ बढ़ जाएगा तो क्या होगा, वो जो कॉम्पिटिटिवनेस है यानी प्रतियोगिता है उनकी, सस्ता कपड़ा बना रहे कुछ कर रहे हैं, वो क्या हो जाएगा, वो कंपटीशन से बाहर निकल जाएंगे और बेरोजगारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आपको किसी भी चीज का केवल पॉजिटिव नहीं उसका निगेटिव भी पता होना चाहिए, और इसके लिए हमें डिबेट करना पड़ेगा, हमें डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला लिखो, भारत किस प्रकार, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किस प्रकार श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है? हाउ कैन इंडिया प्रमोट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट? भारत किस प्रकार श्रम आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे सकता है ताकि बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाया जा सके, ताकि बेरोजगारी की समस्या से छुटकारा पाया जा सके, टू टैकल अनएम्प्लॉयमेंट। लेट मी डिस्कस यू सम पॉइंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सर्वे ने अच्छा खासा जो है इस पे एक चैप्टर डिवोट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट, और इस बार आप ध्यान रखिए कि मेंस का क्वेश्चन जा रहा है। तो जरा ध्यान से देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। इंडस्ट्री, जब हम उद्योग करते हैं तो डिस्कशन हुआ उद्योग क्यों बहुत आवश्यक है। उद्योग जो है वो रोजगार निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खास बात क्या बताई थी आप लोगों को, रोजगार जो होता है, रोजगार विनिर्माण क्षेत्र का एक रोजगार जो होता है वो अन्य क्षेत्रों में 2.4 रोजगार, इसको डेरिवेटिव एम्प्लॉयमेंट कहते हैं, रोजगार पैदा करता है। ठीक है, दैट्स गुड। तो जो उद्योग होता है विनिर्माण क्षेत्र, वो रोजगार निर्माण के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। लेकिन भारत की कहानी थोड़ी सी दूसरी थी। ठीक है, तो भारत के 3 क्षेत्र, कृषि, उद्योग, सेवा। भारत कहां से कहां चला गया, कृषि से सीधे सेवा में। उद्योगों का जो प्रतिशत है वो हमारे यहां स्टैग्नेंट, लगभग रुका हुआ बना रहा। कारण क्या था, अब मैं तुम्हें दूसरी परत खोलता हूं। ठीक है, क्या कारण था कि कृषि से हम सीधे सेवा की तरफ गए और हमने उद्योगों को पीछे छोड़ दिया। आज हम क्या कर रहे हैं, मेक इन इंडिया, फलाने फलाने, ठीक है, हम दुनिया भर का जो है वो प्रोग्राम एंड पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं। भारत में जो उद्योग आया, उस उद्योग की प्रकृति बिल्कुल अलग थी। ध्यान से समझो, भारत में जो उद्योग आया, उस उद्योग में जो है वो मशीन और तकनीकी ज्यादा थी। यानी वो श्रम प्रधान नहीं था। ठीक है, दैट इज अ लेस लेबर इंटेंसिव। आप पूछोगे इसका कारण तुम्हें पता होना चाहिए, क्यों नहीं था भाई, क्यों? क्योंकि भारत में जो लेबर लॉज थे, यानी श्रम कानून, मेरे ख्याल से 3 क्वेश्चन थे इस बार श्रम कानूनों से पीटी में। श्रम कानून जो है वो बहुत जटिल थे। ठीक है, आप मजदूरों को निकाल नहीं सकते, उनकी भर्ती प्रक्रिया, आंदोलन, यूनियन, ठीक है, इनका जो है सरकार से अनुमति लेना, ये सारी प्रक्रियाएं बहुत जटिल थी।
तो भारत में जो श्रम कानून थे वो जटिल थे, और इस जटिलता से बचने के लिए उद्योगपति क्या कर गए, उद्योगपति जो है वो श्रम की बजाय पूंजी की तरफ चले गए। किधर मूवमेंट करके, वो पूंजी की तरफ, और उन्होंने कौन सा रूट छोड़ दिया, श्रम का। रिजल्ट क्या रहा, भारत का जो उद्योग क्षेत्र है वो श्रम आधारित उद्योग नहीं रह पाया। तो क्या हुआ, इसकी वजह से उद्योग में वॉल्यूम तो रहा, लेकिन यहां पर क्या निकलकर सामने आया, रोजगार विहीन आर्थिक समृद्धि। तो उद्योगपति ने क्या किया, जो कानूनों की जटिलता थी उनसे बचने के लिए मशीनों की तरफ जाना शुरू कर दिया। उत्पादन तो हुआ, जीडीपी में वृद्धि भी हुई, लेकिन रोजगार नहीं हुआ। लेकिन अब क्या हो रहा है, भारत की बहुत बड़ी आबादी अब बेरोजगार हो रही है, और भारत को यह कहा गया कि अब किसी भी तरीके से आपको ऐसे तरफ जाना पड़ेगा जहां आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम दे सको। ठीक है, हम फिर से अब गांधी के उसी सिद्धांत पर लौट रहे हैं। हमने इधर बीच में बहुत मौज काटी, गांधी बहुत पहले ही कह चुके थे स्वराज, हर गांव जो है वो अपना खुद का विनिर्माण सेक्टर के रूप में होना चाहिए था। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा, और इस बार जो है सर्वे ने एक बहुत बड़ा चैप्टर डिवोट किया है कि व्हाट शुड इंडिया प्रोड्यूस, क्या उसको उत्पादित करना चाहिए, जूते, छाते या मशीनें। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, ऐसे उद्योगों की तरफ जाना पड़ेगा जो श्रम प्रधान, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिले, लोगों को रोजगार मिले। बट हाउ इट कैन बी पॉसिबल, मैं कैसे आपसे कहूंगा कि आप मशीन लगाइए या मशीन मत लगाइए, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, कैसे करोगे? सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है ना जीएसटी में, देखिए खड़े कि नहीं है, 2 दिन से बंदी चल रही है। अब देखते जाओ, गिनते जाओ सारा, अभी तुम्हारे जवाब तुम्हारे ही उससे निकलवा रहे हैं। हाँ बोलो, कैसे करोगे, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश, कैसे विभाजन करोगे कि ये श्रम प्रधान होगा या पूंजी प्रधान होगा? क्योंकि देखो पूंजी आएगी तो तकनीकी अपने आप आती है, पूंजी का डेरिवेटिव हमेशा तकनीक रहेगी, और तकनीकी आएगी तो मानव श्रम बाहर अपने आप हो जाएगा। हाउ, ये संतुलन ये व्यवहार में नहीं होता। तुम भी अगर इंडस्ट्री लगाओगे ना तो तुम अपना लाभ देखोगे, संतुलन वंतुलन तुम्हें नहीं दिखाई पड़ेगा उस समय। तुम्हारा संतुलन ये रहेगा कि तुम्हारा खर्च कितना कम हो, लागत कितनी कम हो, मुनाफा कितना ज्यादा हो। हाँ भाई, लोगों को कुशल कर स्वरोजगार, गांव की महिलाएं हैं या फिर जो दूर दराज के क्षेत्र उनको डायरेक्ट जो भी चीज बना रहे हैं उनका डायरेक्ट उनके गांव से सीधा जुड़ा संसद और मतलब सेंट्रल की तरफ से, और उनको डायरेक्ट क्या कहते हैं जो बिचौली है उसमें अंत कर दिया गया है, और जो बेनिफिट है उनके सीधा खाता में जा रहा है। ठीक है, और कुटीर उद्योग कम करने के लिए सबसे अच्छा है कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना। ठीक है, क्या तुम लोग जानते हो कि भारतीय रोजगार की संरचना क्या है? भारतीय समाज में भारतीय रोजगार की संरचना क्या है? लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना। बढ़ावा तो हम बहुत दे रहे हैं, एमएसएमईज का एक अलग डिपार्टमेंट बना रखा है हमने, उसके बाद भी हालतें बंद होने के कगार पर पहुंच गए हैं। क्योंकि जिस तरफ आप जो है एमएसएमई एक छोटा पौधा होता है, और छोटा पौधा जब हम लगाते हैं, देखो मेरे साथ जब तक पढ़ना है तो थोड़ा किताबी ज्ञान से बाहर आ जाओ, और अपने आसपास के जीवन से जब उठाओगे तब सीख जाओगे। पौधा लगाते हैं तो हमें उसको संरक्षण की आवश्यकता देनी पड़ती है ना, उसको हम धूप से बचाते हैं, डंडी लगा देते हैं, चारों तरफ बाड़ लगा देते हैं। लेकिन दिक्कत तो ये है कि जब आपका एमएसएमई काम करेगा और आप डब्ल्यूटीओ के सिग्नेटरी हो, और डब्ल्यूटीओ क्या कहता है कि आपको अपना बाजार खुला रखना पड़ेगा। क्वेश्चन था कि नहीं था इस बार का? पीटी का क्वेश्चन था, हम सोलर पैनल में हारे कि नहीं हारे? दे आस्क्ड द क्वेश्चन इन पीटी दिस टाइम कि फलाना चीज जो न्यूज में थी, तो ये डब्ल्यूटीओ में हम केस हार गए थे कि नहीं हार गए थे? वो क्वेश्चन तुम्हें बता के पूछ रहे, तुम वहां स्ट्राइक नहीं कर रहे हो। मैं बार बार ये कह रहा हूं, थोड़ी देर बाद तुम्हें पूरा पेपर तुम्हारे सामने खुला होगा कि कहां से क्वेश्चन जा रहे हैं।
तो एक्चुअली में आपको क्या करना पड़ेगा, आप तो एक ऐसी तलवार पे चल रहे हो ना, एक तरफ आपको अपना उद्योग भी बचाना है। भाई आपका उद्योग जो है, जो अभी आप झुग्गी झोपड़ी में पैदा कर रहा है, वो चाइना और अमेरिका के मुकाबले कैसे हो सकता है? ठीक है, आपका ICOR इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो बहुत खराब है। अभी आपके पास ना तकनीकी है, ना पूंजी है, ना दक्ष लोग है। आप कुछ साल बनाओगे तभी तो इंप्रूवमेंट कर पाओगे। लेकिन जैसे ही आप अपने उद्योग को प्रोटेक्ट करने आते हो और WTO पे आपका बैन लग जाता है कि भाई आप तो WTO के सिग्नेटरी हो, बेटा मजा काट रहे थे तुम। ठीक है, जब अनुदान ये सारी चीजें लेनी थी, बाजार आपको चाहिए था, और अब बताओ कि तुम अपने मार्केट को खोलो। अब जब हमारा आदमी जब एक्सपोज हो जाएगा उसके सामने, हमने भी सोलर पैनल बनाए, उन्होंने भी सोलर पैनल बनाए, अब उनकी टेक्नोलॉजी अच्छी है, वो सोलर पैनल 16 रुपए में बिक रहा है, हमारा 22 रुपए में बिक रहा है। कौन खरीदेगा? किसका तुम खरीदोगे? तुम खुद ही हो, तुम ही हो। बात अभी चले जाओ भागीरथ पैलेस में, यही चांदनी चौक, और 2 सोलर पैनल, तुम्हें बड़ा मन है कि तुम्हें आज जो बिजली हम सोलर से पैदा करेंगे, देश के प्रति बहुत तुम्हारी जागरूकता आ गई है। कौन सा वाला खरीदोगे भैया, 16 वाला या 22 वाला? कौन है 22 वाला? झूठ बोल रहा है वो। ठीक है, 16 वाला खरीद के लाओगे तो तुम्हारे उद्योग का क्या होगा? तुम्हारे उद्योग का क्या होगा? कुछ दिन तक झेलेगा बेचारा, उसके बाद बंद कर देगा। अब बंद की समस्या केवल यही खत्म नहीं हो रही है, क्योंकि उसने अपना पैनल लगाने के लिए, अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए लिया था बैंक से लोन। अब उसने बैंक से कह दिया भैया हमें दिवालिया, जो करना है कर लो। किसका? ये बैड लोन और NPA कहां बढ़ेगा? वो बैंक का जो है ऋण चला गया। ये पूरा एक चक्र है अर्थव्यवस्था में जो एक सीरीज से चल रहा है। दिस इज कॉल्ड पॉलिसी प्रॉब्लम, पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस बोलते हैं, नीतिगत पंगुताएं। ये कोई एक समस्या नहीं है जिसको आप एक नजरिए से देखोगे, एक नजरिए से देखोगे कभी UPSC को पकड़ ही नहीं पाओगे। आप समझ रहे हो बैड लोन्स कहां तक जा रहा है? तो भैया मेरा फैक्ट्री मेरी बंद हो गई, मेरा सामान नहीं बिक रहा, कितने दिन में झेलूंगा? मैंने बंद किया, मैंने आपसे लोन लिया था, मैंने कहा मैं दिवालिया हूं, जो करना कर लो। बैंकिंग इंसॉल्वेंसी में चला गया मैं, अब दिवालिया हो गया तो मेरा कोई कुछ भी, दिवालिया और पागल इस दोनों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता इस देश में। ठीक है, जैसे बोला मैं मेंटल हूं या मैं दिवालिया हूं, करना जो कर लो। ठीक है, तो कोर्ट भी तुम्हारे सपोर्ट में आ जाएगा, बोला इसका तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब NPA किसका बढ़ा? बैंकों का। अब बैंकों का NPA बढ़ा तो बैंक, अभी खाली बात थोड़ी खत्म हुई है, अभी फिर दोबारा दूसरे गाल पे तमाचा पड़ना बाकी है। अब बैंकों का NPA बढ़ा, बैंकों के ऊपर जो है बैसल का डंडा पड़ गया। बैसल, अभी ये शब्द आएंगे धीरे धीरे। बोला तुम्हारे पास कैपिटल एडिक्वेसी नहीं है, पर्याप्तता नहीं है पूंजी की, बैंकों की हालत खराब हो जाएगी। बैंक जो है वो वित्तीय सेवाएं अच्छी नहीं दे पाएंगे, और जब वित्तीय सेवाएं अच्छी नहीं दे पाएंगे तो वित्तीय समावेशन भी अच्छा नहीं हो पाएगा, और वित्तीय समावेशन अच्छा नहीं हो पाएगा तो चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे वो निवेश हो, उस दिन जो बताया था तुम लोगों को निवेश कैसे मेंटेन होता है, और सारी चीजें क्या होंगी, एक तरफ से सिकुड़ के नीचे आना शुरू हो जाएंगी। तो पूरा एक चक्र, अर्थव्यवस्था कभी भी एक लाइन में नहीं चलती। मैंने बताया था अर्थव्यवस्था एक चक्र में घूमती है, एक उठेगा दूसरा अपने आप ही बर्बाद होना शुरू हो जाएगा। फिर से उसको मैं दोबारा समझा दूंगा कैसे मूवमेंट होता है। तो ये बहुत गहरी समस्या है। अब आप क्या करोगे अगर आपसे इंटरव्यू में यही क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा चर्चा अभी देश में और किसी चीज पर चल ही नहीं रही है। 3 क्वेश्चन पीटी में इस बार लेबर लॉस के थे, अगर तुम लोग को ढंग से याद हो तो। 3 क्वेश्चन आर देयर, और बहुत कठिन वाले थे जिसमें लोगों ने हाथ नहीं लगाया। ठीक है, तो क्यों है? सीधी सी बात है। अब वो तुम क्या करोगे इसमें, कैसे करोगे? इसको बोलते हैं कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। क्या करना पड़ेगा? कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी बड़ा महत्वपूर्ण है। कहीं फंसना तो इसका नाम जरूर ले लेना। ये कुछ ब्रह्म वाक्य होते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे जैसे कि चाहे भूत हो, चाहे चुड़ैल हो, चाहे किसी भी हो, लोग क्या होता है हनुमान चालीसा जपना शुरू कर देते ना, तो एक ऐसा मंत्र जो जिन भूत चुड़ैल जो भी है सबके लिए पर्याप्त कार्य करता है, यहां भी यही काम करेगा। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी नीतिगत पंगुता के रूप में काम करते हैं। कहानी सुनी है, एक बार एक गधा जो है वो चल नहीं रहा था, ठीक है, तो मालिक ने उसको डंडा पीटना शुरू किया, फिर भी गधा हिल नहीं रहा है, भूखा था बेचारा, जिद्दी था। तो क्या किया उसने, बोले यार दूर तक सफर तो करना है, उसने जो है गधे के ऊपर बैठ गया और डंडी में उसने गाजर बांध दी। अब गधा गाजर को देखे जा रहा है और बोले बस अभी 2 कदम आगे बढ़ के हम गाजर खा लेंगे। अभी जैसे बढ़ता, चूंकि वो तो बैठा था डंडा लेके, तो वो बेचारा जो है उसी गाजर के चक्कर में वो उसके पीछे 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 भागा जा रहा है कि थोड़ी देर 2 कदम और जो है गाजर मेरे मुंह में, 2 कदम और गाजर मेरे मुंह में। ठीक है, गधा था भूखा और इस चक्कर में उसने क्या किया, पूरी यात्रा तय कर ली। तो दिस इज कॉल्ड कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। कभी कभी अर्थव्यवस्था में या समाज को डंडा और या गाजर देना पड़ता है, ठीक है, यानी लालच और डंडा दोनों उसको जो है पर्याप्त मात्रा में देना पड़ता है। तो यहां पर कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी काम करेगी, यानी कि जो कैपिटल इंटेंसिव आपकी इंडस्ट्री है जिसमें पूंजी बहुत ज्यादा लग रही है, उसको आपको स्टिक थमाना पड़ेगा, यानी उसके ऊपर
जो है वो फाइन या उसके ऊपर जो है टैक्स इंपोज करना पड़ेगा। और जहां श्रम प्रधान उद्योग हैं, एमएसएमईज या छोटे छोटे हैं, उनको क्या करना पड़ेगा, उनको कैरेट यानी कि उनको जो है वो छूट देना, टैक्स में सुधार करना, इस तरह का आपको सिस्टम करना पड़ेगा। यानी कि जो श्रम आधारित उद्योग हैं उनको प्रोत्साहित करना, जो पूंजी आधारित उद्योग है उनके ऊपर अधिक कर का बोझ देना। ये करके ही आप जो है वो डिफरेंशिएशन कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी। लेकिन ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट श्रम प्रधान। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं। भारतीय अर्थ, हाँ कुछ और पूछने जा रहे थे। जैसे जो हम लोग के चैप्टर इंडस्ट्रीज है, कुछ भी हो उनके प्रोडक्ट्स जो है वो ज्यादा एफिशिएंट। बिल्कुल सही है। तो सर अगर हम लोग उन पे टैक्सेस ज्यादा लगा देंगे तो जो बाहर से प्रोडक्ट्स आ रहे हैं तो हमारे जो एफिशिएंट प्रोडक्ट्स है वो भी उनके मुकाबले में नहीं खड़े हो पाएंगे। बहुत बड़ी चुनौती है ना। इतना आसान होता तो हम शायद बचा ले जाते, लेकिन समस्या ये है, अब आप बार बार मैं कह रहा हूं डेमोग्राफिक डिविडेंड, अगर आपने अपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, आपने अपने लोगों को रोजगार नहीं दिया तो आप कहां जाकर टिकोगे। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। ये दुनिया में भूमंडलीकरण को बढ़ाने वाला कौन है? अमेरिका। अरे इसने देश तबाह कर दिए, इसी भूमंडलीकरण के कारण इसने इराक लगभग मिटा दिया। उसके नजरिए पे जितने देश आए लगभग नक्शे से गायब ही हो गए और बर्बाद करके छोड़ दिया उसने। किस वजह से? भूमंडली, उसको बाजार चाहिए था बहुत बड़ा। लेकिन आज वही अमेरिका क्या कर रहा है? आज वही अमेरिका प्रतिबंध लगा रहा है ना, ये मैक्सिको पर बॉल। ये भूमंडलीकरण होता क्या? भूमंडलीकरण एक पानी के बहाव की तरह होता है, झरने की तरह होता है, जो हायर वेजेस से लोअर वेजेस की तरफ जाता है। WTO, IMF, इन्होंने 20 सालों से किया क्या? पूरी दुनिया को एक बाजार के रूप में परिवर्तित करने की कोशिश की कि नहीं? ट्रेड, टैरिफ, बैरियर्स, यही तो पढ़ते हो आप। इसको हटाने की बात कही उन्होंने, बोले पूरी दुनिया एक बाजार के रूप में रहेगी, वस्तुओं और सेवाओं का आबाद जो है वो तरीके से आना और जाना होगा। लेकिन आज वही अमेरिका क्या कर रहा है? मैक्सिको पर वॉल बना रहा है। आज वही अमेरिका इमिग्रेंट्स, आज से लागू हो गया ना वहां पे, ठीक है, तो अब आप इमिग्रेंट्स वहां नहीं जा सकते, वीजा पे बैन लगा रहा है, ठीक है, ट्रैवल बैन शुरू कर दिया कि फलाना इतने देश के लोग हमारे देश में नहीं आ सकते। क्यों कर रहा है अमेरिका? जरा ये सोच के देखो। जानते हो, उसको किसी चीज से और डर नहीं है, ना सुरक्षा, ये सब सेकेंडरी है, उसके अपने लोगों की नौकरी जा। अमेरिका वो देश है जहां बेरोजगारी दर 5% से ऊपर पहुंच गई। अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात थी। अमेरिका का युवा जो है वो बेरोजगारी में एकदम प्रभावित है। तो और बेरोजगारी क्यों? क्योंकि ये जो छोटे छोटे देश हैं जिनको कल तक मतलब जनसंख्या से लदा हुआ माना जा रहा, गरीब माना जा रहा था, उसने सीखी अंग्रेजी, उसको आ गई कंप्यूटर, ठीक है, और वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने लगा। और इसको इस्तेमाल करके उसने क्या किया? वो सॉफ्टवेयर भी बना ले रहा है और बोल रहा है वो तुम बनाओ, तुम 40,000 रुपए, हमें 4,000 रुपए दे दो, हम बना दे रहे हैं। ठीक है, वो थाईलैंड, वो भारत, वो चीन, ये उत्पादन भी करने लगे, ये सॉफ्टवेयर भी बनाने लगे, इनके पास बहुत बढ़िया श्रम है। कौन पूछेगा अमेरिकन को? ठीक है, और ये बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, इनके इंस्टीट्यूशंस अच्छे होने लगे, यहां अच्छे अच्छे IITs और IIMs बनने लगे, ये टेक्नोलॉजी में बहुत आगे चले गए। ये सिलिकॉन वैली में भारत के लोग पहुंचकर इन्होंने दक्षता स्थापित कर दी। आज पूरा ब्रिटिश मेडिकल सिस्टम भारतीयों के दम पर टिका हुआ है। ठीक है, पूरा नासा के 33% इंजीनियर इंडियंस हैं। सिलिकॉन वैली में इंजीनियर्स की तूती बोलती है वहां पर टेक्नोलॉजी में, ये इंडियंस हैं। अब उन्होंने, और ये कम पैसे में 1.5 लाख रुपए महीने की सैलरी पे काम करने को तैयार है, जहां अमेरिकन की सैलरी 3 लाख 5 लाख रुपए से ऊपर जा रही है, एकदम चौथाई दाम पे काम करने को, और वही गुणवत्ता और वही दक्षता। तो इनको कोई पूछ नहीं रहता, नौकरी इनकी साफ। आज उस देश को, अपने लोगों की जॉब प्रोटेक्ट करने के लिए, उस देश को जिसने भूमंडलीकरण के प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई देशों को मिटा दिया, लाखों लोगों की हत्या और खून से उसका जो है पूरा शरीर रंगा हुआ। आज सीरिया में आप देख रहे हो, सीरिया में क्या हो रहा है, मतलब 4 लाख से ज्यादा लोग गृह युद्ध का शिकार हो गए, बच्चे मर रहे हैं वहां पर, सब कुछ हो रहा है, भूख से मर रहे हैं, बम से मर रहे हैं। किस वजह से? ये उसी को था अपना पूरा दुनिया का बाजार उसको चाहिए था। उसको आतंकवाद से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार वही सप्लाई कर रहा है और उसी के हथियार आतंकवादी इस्तेमाल कर रहे हैं। बेच कौन रहा है भैया? या तुम बेवकूफ हो या हम बेवकूफ हैं? हर दुनिया का 100 में से 52 हथियार अमेरिका बना रहा है। आतंकवादियों के पास सबसे बेस्ट हथियार हैं। तुम कह रहे हो कि हम हथियार आतंकवाद के खिलाफ हैं। तुम आतंकवाद को वित्त पोषित कर रहा है, उसको तुमने सबसे ज्यादा हथियार बेचा। मतलब अजीब हालत है ये तो संसार की। हमें नहीं पता कि कहां तक वहां पहुंच रहा है हथियार उसके पास। ठीक है, उनके पास टेक्नोलॉजी, सब कुछ आप दे रहे हो उसको, और आप ही कह रहे हो कि हम आप जो है उसके खिलाफ हैं।
सारा खेल जो है वो अपने लोगों का रोजगार बचाने के लिए कर रहा है। तो जब अमेरिका ऐसा कर रहा है तो भूमंडलीकरण हमने तो नहीं शुरू किया, हम क्यों नहीं कर सकते अपने लोगों को प्रोटेक्ट? क्योंकि अगर आपने नहीं किया, अमेरिका की आबादी मात्र 25 करोड़ है, हमारी आबादी 1 अरब 25 करोड़ है भाई। हमारे पास जनांकीय लाभांश है, और एक वर्ड अभी आएगा, अभी मैं उसको और एक्सप्लेन करूंगा, एक एक वर्ड में जाऊंगा। हमारे पास आज के समय में जनांकीय अवसरों की खिड़की है। दिस इज कॉल्ड डेमोग्राफिक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी। ये अनंतकालीन नहीं होती है, ये बिल्कुल लिमिटेड समय के लिए होती है। ये एक किसी देश पर कुछ लिमिटेड समय के लिए खुलती है। ये वो टाइम होता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब किसी देश की महत्तम आबादी युवा हो जाती है, श्रमशील जो है जनसंख्या उसकी बिल्कुल बढ़ जाती है, ठीक है, एक खास समय के लिए आती है। ये आज हमारे भारत पे खुल गई है, 2011 में ये खुली है, 2045 तक हमारे ऊपर खुली रहेगी। और अगर भारत, यही समय है हमारे पास, अगर हमने 2045 तक अपनी श्रम शक्ति का इस्तेमाल कर लिया तो हम दुनिया के सिरमौर बन जाएंगे। और अगर यह मौका हमारे हाथ से निकला तो यही जो आबादी जिसे आप जनांकीय अवसरों की खिड़की कह रहे हो, ये आपका गला काट देगी। आपको किसी युद्ध में जाने की जरूरत नहीं, भारत खुद गृह युद्ध में मर जाएगा। इतने टुकड़े हो जाएंगे, इतनी हत्याएं बढ़ जाएंगी, इतना क्राइम बढ़ जाएगा, आपको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी जब तक आप इसको अवसर नहीं प्रोवाइड करोगे। और यही कारण है कि पूरा दुनिया हमारी तरफ देख रही है। हमारे पास ये है जनांकीय अवसरों की खिड़की। चीन के पास भी ये था, खत्म, 2015 में बंद। और उठाकर देख लो चीन की ग्रोथ 2015 से कहां गई है। तो जो जनांकिकी होता है, इसमें मैं पूरी एक क्लास लूंगा, जनांकिकी जो होती है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है। इसको समझ गए तो तुम किसी भी राष्ट्र का जो है व्यवहार समझ जाओगे कि वो फॉरेन पॉलिसी में क्या कर रहा है, इंटरनल पॉलिसी में क्या कर रहा है। तुम्हें क्वेश्चन ना भी आए तो तुम उसका आंसर लिख सकते हो। कोर समझना शुरू कर दो, ठीक है। तो पहला कोर आपका ये है, ठीक है। तो आपको भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं प्रोटेक्ट करोगे तो आप अपने लोगों को रोजगार नहीं दे पाओगे, खत्म है मामला आपका, ठीक है। चलिए अगला है डिजिटलीकरण, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलीकरण, कम नगद अर्थव्यवस्था, डिजिटलीकरण, कम नगद अर्थव्यवस्था, लेस कैश इकोनॉमी, नगद रहित अर्थव्यवस्था, लेस कैश इकोनॉमी, क्या होती हैं? भारतीय समाज के संदर्भ, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में इनकी उपयोगिता और चुनौतियों की चर्चा करिए। क्या ये वर्तमान समय की आवश्यकता है? इट्स अ नीड ऑफ आवर। क्या ये वर्तमान समय की आवश्यकता है? क्या ये वर्तमान समय की आवश्यकता है? इस बार भी 3 क्वेश्चन डिजिटल इकोनॉमी से आए हुए थे। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्क्रमणीय भूमंडलीकरण, रिवर्स ग्लोबलाइजेशन से आप क्या समझते हैं? उत्क्रमणीय भूमंडलीकरण, अभूमंडलीकरण, एंटी ग्लोबलाइजेशन, अभूमंडलीकरण, उत्क्रमणीय भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन करें। Reverse globalization, anti-globalization. What do you mean by reverse globalization and anti-globalization? Examine the situation in Indian economic context. Indian economic context. Right. Right. चलिए, ये हमारे पहले जो है सेगमेंट के 18 क्वेश्चन। ये 18 क्वेश्चन नहीं है, ये 18 डायमेंशन है। इनके आसपास हमें बहुत कुछ बुनना है।
और तुम देखोगे मेजर ऑफ द क्वेश्चन इस बार प्री में इन्हीं कहीं ना कहीं डिबेट से निकलकर सामने आए। 3 क्वेश्चन शायद यही लेस कैश इकोनॉमी से नगद दिया होगा, तुम्हें मिला ही होगा, क्लास में डिस्कस भी किया था मैंने, ठीक है। ये जो चीजें चल रही है बहुत महत्वपूर्ण, ये फर्स्ट फेज ऑफ द सिस्टम है। अब हमारा जो डिबेट जाएगा इनके जितने भी क्वेश्चन इनकी जांच पड़ताल क्वेश्चन में जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो 19th, भारतीय कृषि चुनौतियां, संभावनाएं एवं समाधान। इंडियन एग्रीकल्चर, व्हाट आर द चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटी, एंड सॉल्यूशंस। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट लिखो 20th, ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी, ऊर्जा सुरक्षा। भारत एवं दक्षिण एशिया के संदर्भ में, इन टर्म्स ऑफ इंडिया एंड साउथ एशिया, भारत एवं दक्षिण एशिया के संदर्भ में। कितने हुए? 20। दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन। कृषि, कृषि मैंने बताया कि इसको तो सीधे सीधे पेपर 3 में 11 टॉपिक्स हैं, सीधे सीधे 90 मार्क्स। पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 तीनों में एग्रीकल्चर है, तो इसको तो जितने डायमेंशन में रगड़ सको उसको रगड़ के भैया तैयार करके रखो, ये तीनों में से कहीं भी मारेगा तुम्हें, ठीक है। क्वेश्चन यहां से आने ही आने होते हैं। ऊर्जा सुरक्षा, व्हाट डू मीन ऑफ ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण होती है और क्या कारण है कि ये कम से कम इस समय हिंद महासागर में कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण बन रही है, खुद भारत के अंदर और भारतीय महासागर क्षेत्र में, हिंद महासागर क्षेत्र में। क्या होती है ऊर्जा सुरक्षा, क्या होती है ऊर्जा सुरक्षा बाद में। हाँ जी, बिजली की सुविधा उपलब्ध है।